तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लिया हूं बेटा लास्ट मिनट रैपिड रिवीजन आपकी, ठीक है, जिसमें हम फ्लेमिंगो, विस्टास और उनकी जो पॉम्स हैं आपकी सारी कंप्लीट कर देंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे पता है यार कुछ बच्चों के जो सेंटर्स हैं बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, उनको दूर जाना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी वो कवर करने की कोशिश करता है। तो मैं आपको ये जो वीडियो दे रहा हूँ वो आपकी लास्ट रिविजन और रैपिड रिविजन है एकदम, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देख के ही जाना ताकि आपका पूरा सिलेबस एक ही बार में कवर हो जाए अच्छे से, ठीक है, वापस से रिमाइंड हो जाए आपको। क्लियर? तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फ्लेमिंगो की। तो फ्लेमिंगो का सबसे पहला जो लेसन है हमारा वो द लास्ट लेसन है, जो कि अल्फोंसो डोडे के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी देखो, अगर मैं रिमेंबर पॉइंट्स की बात करूं तो आपको पता है कि इसमें एक बच्चा होता है हमारा, ठीक है, फ्रांच नाम का, जो कहां जा रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है। पर वहीं वो क्या हो जाता है बेटा, उस दिन लेट हो जाता है उस सुबह वो, और आगे उसको ये डर रखता है कि उसके टीचर क्या करेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या नहीं करा था बेटा यार, पार्टिसिपल्स याद नहीं करे थे, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स का एक भी वर्ड नहीं पता था और उसके टीचर उससे वो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे वो सुनने वाले थे। अब क्या होता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसको कुछ टेम्पटेशंस लगता है, कुछ आकर्षित लगता है बाहर। तो फ्रंट टेम्पटेशंस देखो क्या है, तो स्पेंड द वॉर्मर एंड ब्राइट डे आउटसाइड। उसकी टेम्पटेशन ये थी बेटा कि जब वो बाहर से जा रहा होता है स्कूल की तरफ, तो स्कूल के बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा होता है, वार्म एकदम और ब्राइट डे, एंड एंजॉयिंग चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती है वो बहुत ज्यादा चिरपिंग कर रही होती है, तो उसको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। एंड वांटेड टू वॉच द पर्शियन सोल्जर, और वो चाहता है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर क्या करूं, इन पर्शियन सोल्जर को देखूं, जो क्या कर रहे थे, अपने ड्रिल्स कर रहे थे, वहां पर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, ठीक है। चलो अब आगे क्या होता है, जब वो फ्रेंच हमारा टाउन हॉल से पास होता है, जब वो जा रहा होता है स्कूल की तरफ, तो वहां पे वो देखता है कि टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड होता है, उस बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। एंड यूजुअली वो कहता है कि यार यहाँ से ज्यादातर क्या आती है, हमेशा बैड न्यूज ही आती है हमारे, मतलब कंट्री के लिए या मान लो हमारे स्टेट्स के लिए, जो भी हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए, जिसमें क्या आती है, जैसे कि बैड न्यूज क्या क्या आती है, जैसे कि लॉस्ट बैटल्स एंड द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, लाइक इस तरीके की बैड न्यूज आती थी उस बुलेटिन बोर्ड से। तो ये बच्चा क्या करता है, वहां पे उस बोर्ड को ना देखकर वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्कूल के लिए क्या हो रहा होता है, लेट। उसके बाद द न्यूज दैट द डे ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, अब उस बुलेटिन बोर्ड पे बेटा एक न्यूज आ रखी होती है, ठीक है, ये न्यूज उसको स्कूल में जाने के बाद पता लगती है, जब एमएमएल उसको बताते हैं। तो न्यूज ये होती है बेटा कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, ठीक है, जो कि ये ऑर्डर है कि अब सिर्फ जर्मन, ठीक है, जर्मन में मतलब जो जर्मन भाषा है, मतलब वही भाषा क्या करी जाएगी, ओल्सेक और लोरेन स्कूल में पढ़ाई जाएगी। मतलब ओल्सेक और लोरेन ये वो दो डिस्ट्रिक्ट थे बेटा हमारे फ्रांस के, जहां पर ये बच्चा, ये इस बच्चे का स्कूल था। तो अब ये डिसाइड किया गया जर्मन वालों से, कि जर्मन वालों ने बोला कि अब यहाँ पे सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, अब देखो क्या होता है, जब ये स्कूल पहुंचता है तो अनयूजुअल इन द स्कूल दैट डे, उसको बड़ा अजीबो गरीब लगता है स्कूल, ठीक है, एक ऐसा लगता है जैसे कि संडे मॉर्निंग की तरह। चलो तो देखो, ऑन द यूजुअल डेज द ग्रेट बस्टर्स, आपको पता है नॉर्मल डेज में क्या होता है, स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा आवाजें होती हैं, एंड ओपनिंग द एंड क्लोजिंग द डेस्क, ठीक है, एंड लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, ठीक है, यूनिसन मतलब एक ही आवाज में सब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने लेसन को रिपीट कर रहे होते हैं नॉर्मली स्कूल के डेज में। लेकिन आज बिल्कुल ही बेटा, और यहाँ पे साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि जो उसके टीचर होते हैं, ठीक है, वो अपने रूलर को लेकर क्या कर रहे होते हैं, टेबल मतलब टेबल पे मारते हैं, तो उससे भी आवाज आती है। तो ऐसी कुछ भी आवाज आज उसको सुनाई नहीं दी जब वो स्कूल में पहुंचा, तो उसको ये दिन बड़ा अजीब लगा, अनयूजुअल फील हुआ, इसी वजह से फिर दैट डे क्विट, आज बहुत ज्यादा शांत था सोलोमन एज अ संडे मॉर्निंग, और कैसा लग रहा था देखने में, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। फ्रेंच ने क्या करा, फिर स्कूल में एंटर करा, तो बट एमएमएल ने उसके ऊपर कुछ भी गुस्सा नहीं करा, और बहुत स्पीकली मतलब बड़े प्यार से बोला, काइंडली, कि आओ बेटा बैठो। और आज एमएमएल ने बहुत अच्छे मतलब ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, रेड शर्ट पहनी थी उन्होंने अपनी, एंड ब्लैक सिल्क कैप पहना था, और एम्ब्रॉयड, जो वो हमेशा कब पहनते थे, अपने किसी भी कोई स्पेशल डे होता था, ठीक है, तभी वो पहना करते थे। और साथ में एल्डर्स ऑफ द विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, और बहुत सारे जो एल्डर्स थे वो भी कहां पे बैठे थे, बैक बेंचेस पर बैठे थे। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से क्या करते हैं जो आपके एमएमएल है, इनको ये लास्ट लेसन देते हैं, और लास्ट लेसन देने के बाद, ठीक है, इनको बाय बोल देते हैं, और इनको कहते हैं बेटा आप घर जा सकते हो, और काफी ज्यादा अफसोस करते हैं वो, ठीक है। और जो बैक बेंचेस में टीचर्स, मतलब जो बंदे बैठे थे आगे बैक बेंचेस में, विलेजर्स, ठीक है, वो भी क्या करने आते हैं, एमएमएल को थैंक यू बोलने आते हैं, क्योंकि वो 40 साल से उस स्कूल में क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उस चीज के लिए थैंक यू बोलने आते हैं कि सर आपने इतने साल आप पे हमें क्या करे दिए। ओके, तो चलो बेटा जी, पहले चैप्टर का जो रिमेंबर पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। सेकंड चैप्टर पे पहुंचते हैं, द लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग। तो इसमें आपको पहले बता देता हूँ, दो बच्चों की क्या करी गई है, यहाँ पे कहानी बताई गई है एनिस जंग के द्वारा। तो सबसे पहले जो कहानी थी साहिब आलम की थी। साहिब आलम क्या था बेटा, एक मीन्स, अगर मैं साहिब आलम के नाम का मतलब बताऊं तो लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स,
और यही इस नाम का आयरनी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि साहिब आलम का आयरनी क्या है। तो इसका आयरनी बेटा यही है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ओके, ही अर्न्स लिविंग बाय द रैग पिकिंग, और ये बच्चा क्या करता था, रैग पिकिंग का काम करता था और उसी से क्या करता था, वो पैसे कमाता था, अपनी लिविंग कमाता था। एंड लिव इन सीमापुरी, और कहाँ रहता था वो, सीमापुरी में रहता था। एंड वॉक्स बेयरफुट, और हमेशा वो क्या रहता था, नंगे पैर रहता था, उसके पास अपने पैर में एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी, ना ही कोई जूते थे। ओके, हमेशा नंगे पैर घूमता था और रैग पिकिंग करता था। अब भाई अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो लिविंग कंडीशंस कैसी थी सीमापुरी की, जहां पर वो बच्चा रहा करता था। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो सीमापुरी जो था वो दिल्ली के एकदम बाहर है, बॉर्डर की तरफ है दिल्ली के, ठीक है। एंड येट मील अवे फ्रॉम इट, मतलब दिल्ली से थोड़े से मील्स दूर है जाके। एंड कम से कम यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स क्या करते थे, रहा करते थे। और सभी रैग पिकर्स की जो एक लिविंग थी वो रैग पिकिंग थी। सभी रैग पिकर्स वहां पे क्या करते थे, रैग पिकिंग करते, मतलब कूड़ा बिनते थे बेटा, ठीक है। रैग पिकिंग का मतलब कूड़ा बिनना होता है, तो कूड़ा बिनते थे वो, और उसी से वो क्या करते थे, अपना घर बार चलाते थे। ओके, एंड हाउसेज हैव द रूफ मेड ऑन द टीन एंड तारपुलिन, और जो यहाँ के घर बने हुए थे बेटा, वो घर कैसे बने हुए थे, टीन और तारपुलिन के बने हुए थे। और नो प्रॉपर ड्रेनेज एंड सुवेज, और यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रेनेज और सुवेज की कोई भी सुविधा नहीं थी, मतलब नाले वगैरह बिल्कुल भी बने हुए नहीं थे। पानी वगैरह जो होता था वो ऐसे पड़ा रहता था, बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह रहती थी। एंड फूड एंड सर्वाइवल मोर इंपोर्टेंट देन आइडेंटिटी, और यहाँ के लोगों के लिए बेटा खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक आइडेंटिटी के मुकाबले। एंड गार्बेज टू देम इज अ गोड, और जो गार्बेज था वो यहाँ के लोगों के लिए एक सर्वाइवल माना जाता था, ठीक है। यह मानते थे यहाँ के लोग कि हमारे लिए क्या है, एक सर्वाइवल है। और जबकि बच्चों के लिए यही जो गार्बेज था, ये क्या था उनके लिए, एक बंडर था, घूमने फिरने का एक साधन था, ठीक है। और साहिब आलम का एक सपना ये था बेटा कि वो जूते पहनना चाहता था अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके पैर में वो जूते पहनना चाहता था। और आखिर में वो क्या करता है, आखिर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो जो बच्चा होता है साहिब आलम, ठीक है, वो एक दुकान पे काम करने लग जाता है, ठीक है, एक दूध बेचने वाले की दुकान पे, क्लियर। तो वहां पे मतलब दूध बेचने वाले नहीं, चाय बेचने वगैरह वाला जो होता बंदा, उनके वहां पे काम करने लग जाता है वो लास्ट में, ठीक है। लेकिन वो बाद में अपना खुद का मास्टर नहीं रहता, क्योंकि पहले क्या था, रैग पिकिंग करता था तो अपने मन जब करता था, जब काम करता था वो, है ना, इधर उधर जाता था, जब मर्जी भग जाता था, करना है तो करता था, नहीं तो नहीं। लेकिन जब वो एक दुकान पे काम करने लग जाता है तो वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह जाता, ठीक है। बिकॉज अब उसके ऊपर एक मालिक था जो उसको क्या करता था, ऑर्डर देता था। चलो अब दूसरी जो कहानी है बेटा इसके अंदर, वो है मुकेश की, ठीक है। मुकेश भी एक ऐसे ही लड़का है, पर मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर है, ठीक है, फिरोजाबाद से। और काफी हाई टेम्परेचर में क्या करता था, काम करता था। और हार्डेस्ट वर्किंग कंडीशन थी, बहुत ज्यादा डेंजर वर्किंग कंडीशन जो वर्क करता था ये। एंड ड्रीमिंग बीइंग मोटर मैकेनिक, और ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड वांट टू बी ब्रेक द लाइनेज, और ये अपनी लाइनेज को भी तोड़ना चाहता था, मतलब क्योंकि जो इनकी लाइनेज थी, मतलब इनका जो पूरा वंश था, ठीक है, वो एक ही काम करता आ रहा था बेटा अभी तक, क्या, बैंगल्स मेकिंग का। तो ये चाहता था कि मैं बैंगल मेकिंग नहीं करूंगा, मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये अपनी लाइनेज को क्या करना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो हार्डेस्ट वर्किंग कंडीशंस क्या थी बैंगल्स की, मतलब गिलास बैंगल्स फैक्ट्री में बेटा, सबसे पहले हाई टेम्परेचर होता था, बहुत ज्यादा गर्माहट होती थी। उसका लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे बेटा इन द फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस, गरम गरम फर्नेस के आगे, मतलब भट्टियां होती थी, उन भट्टियों के आगे कई कई घंटों तक इनको काम करना पड़ता था। एंड बॉयज और गर्ल्स असिस्ट द पेरेंट्स इन द डीम लाइट ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, और अपने पेरेंट्स की मदद करनी पड़ती थी, लड़का और लड़कियों को, वो भी कम से कम लाइट के अंदर। एंड आईज मोर एडजस्टेबल डार्क टू देन लाइट, और इन बच्चों की पता आंखें ऐसी हो गई थी बेटा, या मान लो यहाँ पे जो बैंगल्स मेकर थे उनकी आंखें ऐसी हो गई थी कि लाइट में उनको प्रॉब्लम होती थी, जबकि एक अंधेरे में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ओके, डस्ट फ्रॉम द पॉलिसीज बैंगल्स इफेक्ट देयर आईज, और जो बेटा बैंगल्स के ऊपर जो पॉलिश की जाती है ना, पाउडर टाइप का जो भी लगता है, ठीक है, उससे ना कई बार इनकी आंखों पे क्या होता था, इफेक्ट होता था। और ये अपनी बचपन में ही, या मान लो 17-18 साल की उम्र में इनकी आंखें क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी, और कई बार तो इनकी आंखें एकदम मान लो खत्म हो जाती थी, ठीक है। और कई बार इनको स्किन या हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो जाया करती थी। एंड एक्सप्लोटेड बाय द मनी लैंडर्स, और इनको एक्सप्लोट करते थे कौन बेटा, मनी लैंडर्स एंड पुलिस और ब्यूरोक्रेटिस, मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो, ठीक है। एंड फियर ऑफ लिविंग, फियर ऑफ बीइंग इल्ट्रेटेड बाय पुलिस, और इनको ये डर था, ये अपने आप को कभी भी ना कॉर्पोरेट नहीं कर पाते थे, इस डर की वजह से कि इनको पुलिस वाले क्या करेंगे, मारेंगे, इनको इलीगल, मतलब इलीगल बोलकर इनको जेल में क्या कर देंगे, डाल देंगे। इस वजह से बेचारे कभी भी एक साथ अपने आप को कॉर्पोरेट नहीं कर पाते थे। उसके बाद लिव इन द स्टेट ऑफ इंटेंस पॉवर्टी, और ये बहुत ही ज्यादा गरीबी में क्या करते थे, रहा करते थे। एंड लिव इन द स्टिकनी लैंड्स, और काफी स्टिकनी लैंड्स में रहते थे, बिल्कुल चिपकी चिपकी गलियां होती थी, बहुत ज्यादा गंद होता था वहां पे, ठीक है, इस तरीके से, और टूटे टूटे घर थे बेटा। एंड ओवर क्राउडेड प्लेस विद द ह्यूमंस और एनिमल्स, और एक ऐसी जगह थी फिरोजाबाद जहां पे आप ये मान सकते हो कि एनिमल्स और इंसान दोनों एक साथ रहा करते थे, ठीक है। और ये लड़का जो था मुकेश, ये क्या करना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, क्लियर।
और इनके घर जो थे वो एकदम टूटे टाटे से थे मुकेश के। और ये लड़का क्या करता है, लास्ट में मोटर मैकेनिक बनने की पूरी वो रहता है, लेकिन ये पता नहीं बनता है या नहीं बनता है, इतना कंफर्म नहीं है, पर बस इसका डिजायर ये थी कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ओके, तो बेटा ये सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, रिमेंबर पॉइंट्स के साथ। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्रामिक तरीके से समझा देता हूँ आपको मैं। देखो, जो आपकी साहिब आलम की स्टोरी है, वो स्टोरी शुरू हो जाती है बेटा आपके एक लड़के से, साहिब आलम, जो सीमापुरी में रहता है, ठीक है, और ये अपने दोस्तों के साथ कूड़ा वगैरह बीनता है, ठीक है, और इसके आसपास कोई भी स्कूल नहीं है सीमापुरी में, तो इसलिए ये स्कूल भी नहीं जाते। और यहाँ पे देखो इसका जो डिजायर है बेटा, वो एक जूता खरीदने की या मान लो जूता पहनने की डिजायर है, क्योंकि खरीद तो ये सकता नहीं, ठीक है, तो इसकी ये जूते पहनने की जो डिजायर होती है बेटा, ये भी इसकी पूरी हो जाती है। क्योंकि इसकी डिजायर ये कैसे पूरी होती है, कोई ना अमीर बाप का बेटा होता है, तो वो अपने जूते क्या कर देता है, फेंक देता है, तो ये वो जूते इसको मिल जाते हैं, तो ये वही फटे हुए जूते पहनकर घूमने लग जाता है, और इस तरीके से इसकी क्या होती है, डिजायर पूरी हो जाती है। और आगे चल के फिर ये जो चाइल्डहुड, इनने क्या करा, बच्चे ने अपने चाइल्डहुड को सरेंडर कर दिया, क्यों, एक चाय की दुकान पर काम करके। क्लियर। अब यहाँ पे फिरोजाबाद है, जहाँ पे चूड़ियां बनाई जा रही है बेटा, देखो, और ये बच्चा क्या चाहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये कार को चलाना चाहता है और साथ में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन पुलिस वगैरह वाले इनको, अगर ये कॉर्पोरेट करते हैं अपने आप को, तो इनको इलीगल कहकर पुलिस वाले मारते हैं और इनको जेल में डाल देते हैं, ठीक है। और आखिरकार ये बच्चा क्या चाहता है, कार रिपेयर करना चाहता है, और स्टोरी यहाँ पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तो बेटा अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो है हमारा, ठीक है, डीप वाटर बाय विलियम डगलस। तो देखो बेटा, डीप वाटर में क्या है, इसकी जो जर्नी शुरू होती है इस पूरे चैप्टर की, वो शुरू होती है बेटा ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी के डर को खत्म करने की शुरुआत से इस चैप्टर की जर्नी स्टार्ट की जाती है डगलस के द्वारा। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे जो डगलस होते हैं उनको ना एक फियर होता है उनके अंदर। फियर क्या होता है बेटा, पानी को लेकर, कि वो पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके साथ ना एक बचपन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वो गिर जाते हैं पानी में अपने पापा के साथ जब वो एक बीच पे जाते हैं, ठीक है, तो उस वजह से उनके अंदर ना एक डर आ जाता है, ठीक है, तो ये चाइल्डहुड उनका क्या हो जाता है, फियर बन जाता है। वहीं देखो, ऑथर स्टार्टेड द फियरिंग एंड वाटर सिंस द एज ऑफ 4, जब वो 4 साल के थे तभी उनके साथ ये क्या हुआ था, सीन हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, जिस वजह से वो डरने लगे थे। इट स्टार्ट व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर, जैसे कि मैंने बताया, तो एक बीच पे जाते हैं, तो वो बीच जो होती है बेटा कैलिफोर्निया की बीच होती है, वो अपने पापा के साथ जाते हैं, ठीक है, एंड ही विजिट अ बीच एंड वेयर बेवर नॉक्स एंड हिम डाउन द स्वीप ओवर हिम। और जो एकदम से क्या होता है ना, वेव्स आती हैं और उनको पानी उनके ऊपर आता है, और वो पानी के साथ क्या हो जाता है, आगे की तरफ बह जाते हैं। दिस ट्रैफिस एंड द ऑथर एंड ऑल्सो द फादर्स लाफ। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑथर होते हैं मतलब विलियम डगलस होते हैं, वो तो डर जाते हैं, पर वहीं उनके पापा क्या हो रहे थे, हंस रहे होते हैं, ठीक है। एंड दिस नोइंग इट वाज नो डेंजर, ठीक है, वो क्योंकि जानते थे कि कोई इतना खतरा नहीं है उसमें, इस वजह से वो हंसते हैं। लेकिन दिस एक्सपीरियंस ट्रैफिड हिम एंड डेवलप द फियर ऑफ वाटर, लेकिन उस बच्चे के मन में, विलियम डगलस के मन में, पापा को तो पता था कि कुछ नहीं है, डेंजर नहीं है, इसलिए वो हंस रहे थे वहां पे, पर एक्चुअल में जो बच्चा था उनके मन में, मतलब विलियम डगलस जी के मन में एक डर बैठ गया था पानी को लेकर, इसी वजह से। तो 4 साल की उम्र में सबसे पहले उनका ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसी वजह से उनके मन में ये फियर क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। आफ्टर दैट बेटा एंड व्हेन द ऑथर 11 ईयर, जब वो 11 साल के हुए, ठीक है, तो ही एक्सपीरियंस द अनदर इंसिडेंट, उनके साथ 11 साल की उम्र में एक और इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एंड बीच एक्सेलेरेट हिज फियर। और इसी इंसिडेंट की वजह से जो इनका डर था पानी का, जो 4 साल की उम्र में आया था, वो वापस से क्या हुआ, जागरूक हो गया, या वापस से डेवलप हो गया इनकी बॉडी में। एंड ही इज एट द स्विमिंग पूल, ये क्या थे, एक स्विमिंग पूल में गए थे बेटा, यकीमा रिवर में, जो मतलब यकीमा रिवर है वहां पर यूएस में, तो वहां पर एक स्विमिंग पूल था, वहां पर ये क्या करते, स्विमिंग करने गए थे, तो वहां पर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। देखो क्या हुआ था, ट्राइंग टू लर्न एंड स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग सीखने गए थे, लेकिन एक वन डे फाइन, मतलब फाइन डे, मतलब एक अच्छा दिन था, और उस दिन ये जब गए वहां पे, तो वहां पे बैठे थे, और तभी एक बुली बुली मतलब एक बड़ा सा, ठीक है, लड़का आया, ताकतवर, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वाला, मतलब अच्छा हट्टा कट्टा जिसे कहते हैं, वो आया, और उसने क्या करा, इनको उठाया और इनको पुल कर दिया, मतलब डेंजर प्रैंक, एक तरीके से इनके साथ प्रैंक करी उसने, और इनको उठा के पानी के अंदर फेंक दिया। एंड ही पुश हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, और ये क्या हो गया, पूल के एकदम अंदर चले गए, और ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, फ्राइटेंड हो गए, डर गए। एंड ही इज 9 फीट इनटू द वाटर, और ये कम से कम 9 फीट नीचे चले गए। एंड स्टार्ट द स्ट्रगलिंग, और इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा अपने आप को पानी से बाहर आने के लिए, एंड डेस्परेट हो रहे थे ये, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए, कि बाहर आऊं मैं, बाहर आऊं, कैसे न कैसे बाहर आऊं मैं, ऐसा। लेकिन मोर ओवर तभी क्या हुआ, ही येल, ये भूतते थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है, फॉर द हेल्प, बट एंड स्टार्ट फीलिंग पैरालाइज, जब ये भूतते थे, चिल्ला रहे थे, तो इनकी आवाज बेटा पानी के अंदर से, आपको पता पानी के अंदर से आवाज तो आती नहीं है, तो जिस वजह से ना इनकी आवाज जो थी वो बाहर तक नहीं आ पाई, किसी को सुनाई नहीं दी, और जल्दी ही बेटा क्या हो, इनकी पूरी बॉडी ना पैरालाइज फील होने लगी इनको, ठीक है, ऐसा होने लगा जैसे कि इनकी बॉडी बिल्कुल क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, और सिर्फ उनका दिल ही क्या था, चल रहा था, मतलब उनके दिल की धड़कन ही ओनली रन कर रही थी, बाकी उनका पूरी बॉडी क्या हो चुकी थी, पैरालाइज हो चुकी थी। तो उस दिल की धड़कन की वजह से इनको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, कहीं ना कहीं तो मैं जिंदा हूं, मैं बचूंगा, ऐसा फील कर रहे थे। लेकिन
ही गिव अप एंड he readies himself to die। और इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने एक तरीके से गिव अप कर दिया अपने आप को, और समझ लो ऐसा हो गया कि बस ये मरने वाले थे। बट लेकिन वेकअप एट द साइड ऑफ द पूल, लेकिन इन्होंने जब देखा तो ये एक पूल की साइड में पहुंच गए। एंड हाउ द टेरर ही एक्सपीरियंस व्हाइल द ड्राइंग नेवर गोज अवे, तो उनका जो ये डर था बेटा ये बाहर नहीं गया, क्योंकि पहले 4 साल की उम्र में उनके साथ एक इंसिडेंट हो चुका था, फिर दोबारा से 11 साल की उम्र में एक बार फिर इंसिडेंट हो गया ऐसे ही पानी को लेकर ही। तो उनका जो डर था ना, चाइल्डहुड डर, मतलब चाइल्डहुड जो फियर था, वो वापस से क्या हो गया था, डेवलप हो गया था। और ये पानी में से बेटा बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा था। इन्होंने एक प्लान ये बनाया था पानी से निकलने का कि मैं नीचे जाऊंगा बॉटम पे, तो बॉटम पे जाके ना मतलब एकदम सी स्ट्राइक करूंगा, ठीक है, पैरों से अपने, तो ऊपर की तरफ मैं आ जाऊंगा। तो ऊपर की तरफ मैं आऊंगा तो मैं फिर एकदम से सीधा हो जाऊंगा इस तरीके से, और पानी पे तैरता हुआ बाहर आ जाऊंगा। पर इन्होंने ऐसा करा, पर एक्चुअल में ये आ नहीं पाए बाहर, ठीक है। और ऐसा इन्होंने 3 बार करा था, और अचानक से जब इनको ये फील हुआ कि अब मैं नहीं आ सकता बाहर, ठीक है, मरने का मतलब इन्होंने सोच लिया अब तो मैं मर ही जाऊंगा, ठीक। तो उसी वजह से बस उसी बात इन्होंने देखा, जब इन्होंने आंखें खोली अपनी तो ये बाहर थे, पूल की एक साइड पर थे, ओके। उसके बाद देखो, इट कंटिन्यू टू हॉन्ट एंड हिम फॉर द मैनी ईयर्स। और बेटा ये डर जो इनके मतलब बना था इनके दिल में बॉर्डर को लेकर, ये डर ने इनको काफी सालों तक क्या रखा, परेशान रखा, और इनको चोट पहुंचाता रहा। एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपीडिशंस एंड कंसीडरिंग द कैनोइंग। और इनकी कुछ फ्यूचर एक्सपीडिशंस थे, ठीक है, जो जैसे कि कैनोइंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना एंड मोर, और भी चीजें, इन सभी, ठीक है, फ्यूचर एक्सपीडिशंस को जो भी था वो खत्म कर दिया इस पानी के वजह से। क्योंकि देखो आपको पता है कैनोइंग, स्विमिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह सब पानी में होती है, और पानी से तो ये डरते थे, ठीक है, इस वजह से, ओके। एंड ही इवन द विजिट मैरिना लैक, जब ये मैरिन लैक गए, ठीक है, तो क्या कोलंबिया में, तो ही न्यू हेमिस्फीयर वर नॉट टू बी अवेयर एंजॉय इट। ये कहाँ का गए, मैरिन लैक भी गए, कोलंबिया में भी गए, न्यू हेमिस्फीयर में भी गए बेटा, ठीक है। बट ये कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सब जगह पानी था, और इनका जो डर था वो बार बार डेवलप हो जाता था इनके सामने पानी को देखते ही, ओके। एंड दस ही डिसाइड टू ओवरकम, तो इन्होंने डिसाइड करा कि नहीं अब तो मुझे अपना ये डर जो है खत्म करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, कुछ ना कुछ आइडिया लगाने शुरू करे कि यार मैं किस तरीके से अपने डर को खत्म कर सकता हूँ, पहले तो काफी टाइम तक, ठीक। फिर इन्होंने ये डिसाइड करा कि यार मैं इनरोल करूंगा अपने आप को, ठीक है, एक स्विमिंग क्लास के अंदर, मतलब एक क्लास लूंगा, मैं स्विमिंग क्लास करूंगा, ठीक है, उस क्लास के अंदर अपने आप को इनरोल करूंगा, मतलब अपने जो कहते हैं मतलब एडमिशन लूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, स्विमिंग करना सीखूंगा एक टीचर की पर्सन्स में, ठीक है, एक ट्रेनर की पर्सन्स में, ओके। फिर इन्होंने क्या करा बेटा, अपने इंस्ट्रक्शन, मतलब जो इनका इंस्ट्रक्टर था, मतलब जो इनका टीचर था इनको स्विमिंग सिखाने वाला, उसके उसमें रहते हुए इन्होंने क्या करी, स्विमिंग करना सीखी। द इंस्ट्रक्टर टीच हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग। इनके जो टीचर थे उन्होंने बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स इनको क्या करी, स्विमिंग करने की सिखा दी। एंड ही बिगिन विद द इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग पार्ट, देन ही प्रैक्टिस इट मैनी वीक्स। इन्होंने इनहेलिंग और एक्सेलिंग जो करते हैं, मतलब सांस लेना और छोड़ने की जो प्रैक्टिस होती है पानी के अंदर, वो इन्होंने क्या करा, कई हफ्तों तक इन्होंने ये करते रही है। एंड फर्दर ही मूव्स ऑन टू किकिंग द लेग्स, फिर इन्होंने क्या करा, आगे चल के किकिंग वाला करना शुरू करा, मतलब पानी में कैसे पैरों को चलाना, किक करके आगे की तरफ बढ़ना है पानी में। एंड फाइनली ही कंबाइन ऑल दिस, और इन सारी चीजों को इन्होंने सीख कर बाय बाय, ठीक है, इन सबको कंबाइन करा, और इन्होंने आखिर में आके फाइनली ये करा, मूव ऑन स्विमिंग, और इन्होंने स्विमिंग करना सीख लिया। एंड द ऑथर नो टू हाउ टू स्विम, ऑथर ये तो सीख गया था कि किस तरीके से स्विमिंग करनी है, पर अभी भी उनके मन में क्या था, एक पानी को लेकर डर था। क्योंकि ना देखो, टीचर के सामने या टीचर के साथ जब ये पानी में जाते थे तो ये टहल लिया करते थे, ठीक है, बट जब ये अकेले जाते थे पानी में तो इनका जो फियर होता था वापस से डेवलप हो जाता था, और वापस से इनके सामने आ जाता था, ठीक है, इस वजह से। तो इन्होंने क्या करा कि नहीं भाई, मुझे ये गेट रीड करना पड़ेगा फियर। तो इन्होंने डिसाइड करा कि यार मैं अकेले ही क्या करूंगा, ये ट्राई करूंगा। और ये बार बार गए, फिर बार बार इन्होंने क्या करा, कोशिश करी, ठीक है, बार बार तैरने की कोशिश करी इन्होंने, और ये तैर पाए। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही प्लंज एंड इनटू द वाटर, एंड टू हिज सरप्राइज एंड हिज फियर गोज अवे। और फिर क्या हुआ बेटा, इन्होंने न्यू हेमिस्फीयर में गए थे, ये न्यू हेमिस्फीयर की जो यहाँ पे लेग थी, ठीक है, कोल्ड लेग थी वहाँ पे, तो वहाँ पे वो गए, तो वहाँ पे उन्होंने जब वो तैरा तो एक बार आगे की तरफ गए, फिर वापस पीछे आए, तो इस तरीके से उन्होंने करा। लेकिन एक बार ना जब ये मिड में थे, उस लेग के अंदर मिड में थे, एकदम बीच में थे, तो इनका फियर वापस से डेवलप हो गया था। लेकिन इन्होंने अब क्या ये कहा कि भाई तू कितना भी डेवलप हो जा फियर, लेकिन मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ, अब क्या तो मैं तैर के रहूंगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से बेटा उन्होंने अपने डर को क्या करा था, खत्म किया था। ही फेस इट मैनी प्लेसेस, लेकिन एट द लास्ट मैनेज टू कॉन्क्यूर इट, और आखिर में आके इन्होंने क्या कर लिया, उसको मैनेज कर लिया। तो बेटा ये तीसरे चैप्टर का आपका रिमेंबर पॉइंट्स थे, कंप्लीट हुए। फोर्थ चैप्टर पे चलते हैं, चलो। फोर्थ चैप्टर हमारा द रैट रैप बाय सेल्मा लेजर लॉ। आपको मैं बता देता हूँ, रैट रैप जो है ये एक बहुत ही पुअर, ठीक है, पर्सन की कहानी है बेटा जी, जो लेजर लॉ के द्वारा लिखी गई है, क्लियर। और काफी ज्यादा एक स्वीडन कहानी है ये, ओके। तो चलो सबसे पहले देखते हैं द रैट रैप सेलर के बारे में थोड़ी सी बात। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्टिकर, ठीक है, क्लॉथ वर्क इन रैक्स, मतलब जो इसके कपड़े थे बेटा बहुत ही ज्यादा गरीबों वाले कपड़े थे, और बहुत ही ज्यादा गंदे कपड़े थे, ओके।
उसके बाद आपको बता देता हूँ, एंड बिलीव, ये बंदा ये विश्वास करता था कि जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक रैट ट्रैप है। एंड ऑफर फूड, ये हमें खाना है, रिचीज और शेल्टर दिखाता है, जो कि एक हमारे लिए लालच होता है, ठीक है, एक लालच होता है ये हमारा, और इसमें क्या कर लेता है, फिर ये हमें फंसा लेता है इस लालच की मदद से। उसके बाद ये क्या करता है, आगे बोलता है स्पेयर नॉट इवन द हिज होस्ट एंड ओल्ड क्रॉप्टर स्टिल 30 कॉर्नर्स। और ये भी क्या करता है, इन चीजों से बचने की कोशिश करता है, पर ये फिर भी क्या करता है बेटा, इन सब चीजों के बाद भी ये 30, ठीक है, कॉर्नर्स, एक क्रॉप्टर के मतलब एक छोटे से किसान, एक फार्मर्स के, ये क्या कर लेता है, पैसे चोरी कर लेता है, 30 कॉर्नर्स, ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे इसकी जो आंखें थी बहुत ज्यादा स्कन थी, मतलब बहुत ज्यादा अंदर धसी हुई थी, और बहुत ज्यादा हंगर दिखाती थी, वो आंखें भूख दिखाती थी, और ग्लिम्ड इन आइज, मतलब भूख तो इसकी आंखों में दिखती थी कि कितना भूखा है। एंड लॉन्ग ब्रीड थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी इसकी। एंड रैट रैप डैगलिंग एंड फ्रॉम द चेस्ट, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं आगे बैगिंग। कई बार ये क्या करता था, भीख भी मांगता था अपने पेट पालने के लिए, कई बार छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था, जैसे कि यहाँ पे देखो 30 कॉर्नर चोरी करी इसने। एंड सेलिंग द रैट रैप, और कई बार क्या करता था, जो अपने रैट रैप्स हैं वो भी बेचा करता, मतलब चूहेदानी जो होती है ना, वो भी बेचा करता था, उससे भी थोड़ा बहुत ही अपनी लिवलीहुड कमा लिया करता था। उसके बाद टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, इनने क्या करा, एडवांटेज लिया सिचुएशन का और अपॉर्चुनिटी का, और इसने 30 कॉर्नर्स को भी क्या कर लिया था, चोरी कर लिया था इसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए। तो बेटा ये था द रैट रैप सेलर के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, कि इसमें क्या बंदा था, ये कैसा था, ये कैरेक्टर है इसके तरह से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्रॉप्टर। अब ये क्रॉप्टर कौन थे जिसके घर से इन्हें चोरी करे थे ना 30 कॉर्नर्स, वो बंदे कौन थे, देखो क्रॉप्टर एक लिटिल ग्रे कोटिस था इनके पास अपना, ठीक है, रोड साइड पर, क्लियर। और सर पोरिस, जब ये बंदा वहां पे जाता है ना, मतलब जो रैट रैपर होता है क्रॉप्टर के पास, तो ये उसको बेचारे को क्या देते हैं, पोरिस, ठीक है, मतलब दलिया, और कुछ ऑफर करता है टबैको वगैरह, ठीक है, और प्ले कार्ड्स, और उसके साथ क्या करते हैं, कार्ड्स प्ले करते हैं। टबैको मतलब तम्बाकू भी देते हैं उसको पीने के लिए, साथ में उसको दलिया खाने के लिए देते हैं, और प्लस में उसके साथ कार्ड्स भी खेलते हैं, और ये बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और ये जो थे ना क्रॉप्टर्स, ये एक ओल्ड मैन थे जिनकी कोई बच्चे या कोई भी वाइफ नहीं थी, ओके। और काफी सिंपल, जेनरस, हॉस्पिटेबल थे ये, मतलब बहुत ही प्यार से मेहमान नवाजी करते हैं उस बंदे की, ठीक। और ये बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं जब उसको ये देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये अकेले रहते थे ना, इस वजह से इनको ये लगता है कि चलो यार कोई तो बंदा आया मेरे पास, ठीक है, जो मेरे साथ क्या करेगा, 2 मिनट बातें करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये था क्रॉप्टर का पूरा कैरेक्टर स्केच, जिनका रोल था यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते करते ना उसको ये भी बता देते हैं कि मेरे पास 30 कॉर्नर्स हैं जो मैंने कमाए हैं अपनी गाय के दूध को बेचकर, ठीक है। इनकी एक गाय थी जो दूध देती थी, उस दूध को बेचकर ही पैसे कमा लेते थे वो। चलो आगे देखते हैं एडला मैनसन, सॉरी एडला बिल मैनसन। अब देखो विलियम मैनसन जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, ठीक है। ये एक लड़की है, ठीक है, आयरन मास्टर की, इस चैप्टर के अंदर एक आयरन मास्टर है, उनकी जो बेटी थी उनका नाम है एडला विलियमसन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एडला विलियमसन की क्या कहानी है। आपको बता देता हूँ, ये काफी काइंड थी, काफी काइंड मतलब दयालु थी, कंपनसेट थी, मतलब किसी को भी कंपनसेट कर लेती थी अपनी बातों में, मतलब मना लिया करती थी। और शाय थी काफी, एंड मॉडेस्ट थी और हम्बल थी, काफी ज्यादा शर्मीली और मॉडेस्ट, एक मीडियम टाइप की, और हम्बल थी काफी, और ग्रेट होस्ट था इनका। उसके बाद कीन द ऑब्जर्व विद द शार्प इंटेलिजेंस, और इनके पास इतनी इंटेलिजेंसी थी कि किसी को भी देखकर ही ऑब्जर्व कर लेती थी कि वो बंदा क्या है क्या नहीं। तो जब ये पैडलर को भी देखती हैं तो पैडलर को भी ये क्या कर लेते हैं, देख लेती हैं, समझ लेती हैं कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ क्या करा, चोरी करा है। लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, उसको ये नहीं बोलती कि तुमने चोरी करी है, फिर भी ये क्या करते हैं, इज्जत से बुलाकर उनको अपने घर ले जाती हैं, ठीक है। क्योंकि एडला को उनके पापा आयरन मास्टर ही उनको भेजते हैं पैडलर को लेने के लिए, मतलब रैट रैपर को लेने के लिए अपने मील से, ठीक है। क्योंकि वो उनको अपना एज अ कैप्टन समझते हैं, अपना एक साथी समझते हैं, ठीक है, अपने कलीग समझते हैं, इस वजह से। चलो आगे देखते हैं। तो ये पहचान तो जाती है कि उसने कुछ ना कुछ चोरी करी है, मतलब पैडलर ने, पर ये फिर भी उसको बोलती नहीं है, उसे विश्वास दिला देती है कि नहीं, हम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप जैसे जा रहे हो फ्री फ्री, वैसे ही आप फ्री फ्री आ सकते हो जब आपका मन करे। अब ये आगे क्या होता है बेटा, इन स्टवल एंड बे सी ब्रिंग आउट द हिडन बट इनहेरिटेंट गोल्डन एंड गुडनेस ऑफ द पैडलर बाय लिबरेटिंग फ्रॉम ही फिलोसफिकल एंड ट्रैप हिज ओन रैंकिंग। लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी सभी अच्छे कामों से एडला जो भी उनकी मदद करती है, उनको खिलाती पिलाती है, उसकी मदद से जो वो होता है ना रैट रैपर, वो सुधर जाता है बेटा, पैडलर बहुत ज्यादा सुधर जाता है इनकी फिलोसफी के कारण। उसके बाद ना पैडलर इनके लिए क्या करता है, एक गिफ्ट छोड़ के जाता है, जो गिफ्ट किसको मिलता है, हमारे एडला को, ठीक है। और उसमें एक लेटर भी होता है, और उसके साथ 30 कॉर्नर्स होते हैं जो वो चोरी करता है, ठीक है। और रिटर्न टू ओल्डर क्रॉप्टर, और ये कह के जाता है रैट रैपर इनको, मतलब वो पत्र के साथ, और वो पैसे देके जाता है इनको, कहता है कि यार जो पैसे मैंने जो चोरी करे थे वो पैसे आप क्या करना, उन ओल्ड क्रॉप्टर के पास भेज देना। और उस पत्र के ऊपर ना जो लास्ट में साइन होते हैं वो बेटा कैप्टन बॉन स्टेहल के साइन किए जाते हैं। और ये जो नाम यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये गैचर्स इस चीज का है कि जो रैट रैपर था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, सुधर गया था, किसकी वजह से, एडला की काइंडनेस और कंपनसेट और साई वगैरह को देखकर, मतलब उसकी काइंडनेस को देखकर ये बंदा सुधर गया था। वही चीज
वहां पर डिनोट की जा रही है वॉन स्टेवल के द्वारा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बेटा देखो आयरन मास्टर मतलब जो एडला के फादर थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफी ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे ये, ठीक है, और फेमस थे अपने सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी आयरन प्रोडक्ट, मतलब ये काफी अच्छी गुड क्वालिटी के आयरन प्रोडक्ट को भेजा करते थे, इस वजह से बहुत ज्यादा ही फेमस भी थे। एंड वे वो है ना आर्मी ऑफिसर, और ये पहले मतलब आयरन मास्टर बनने से पहले ये एक आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है, और इसी वजह से तो ये उसको पैडलर को ये समझ लेते कि ये मेरा कलीग था, मेरे साथ आर्मी में था, ऐसा। ओके, उसका हैस्टी एंड हॉटी इन द हिज टेम्परेट, और ये अपने उसमें बहुत ज्यादा हैस्टी और हॉटी भी थे, ठीक है, अपने टेम्परेट में था, अपने बिहेवियर में। एंड मिस्टेकन करते हैं, ये मिस्टेक कर देते हैं रेड रैपल सेलर को अपना ओल्ड इक्विटेंस या मतलब अपने एक साथी समझ लेते हैं ये, और उसको इनवाइट कर देते हैं क्रिसमस के लिए, ठीक है। एंड थ्रेटन द पैडलर टू बी एंड हैंडेड ओवर टू शेरिफ, और ये बाद में जब इनको पता चलता है कि नहीं ये बंदा तो यार कोई गलत बंदा है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि भाई नहीं मैं तुझे अब शेरिफ को दे दूंगा, मतलब एक पुलिस वाले को पकड़वा दूंगा, तूने मुझसे झूठ बोला है। लेकिन फिर वहीं रिवोक करती है एडला, एडला आके इनको मना करती है कि नहीं पापा ऐसा नहीं करना, ठीक है, लेटिंग द थीफ स्टे, एंड इस मतलब ये बंदा है जो पैडलर इसको यहाँ पे रहने दो, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या करा प्रॉमिस करा है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो रियल आइडेंटिटी ऑफ पैडलर इज रिवील्ड, और जो असली आइडेंटिटी होती है तो वो इस तरीके से क्या हो जाती है, पता लग जाती है किसको, आयरन मास्टर को और उसके बेटे मतलब उसकी बेटी को एडला को। ओके, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, इसके भी नंबर पॉइंट्स कंप्लीट हुए। ओके, चलो पांचवा चैप्टर देखते हैं बेटा, इंडिगो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंडिगो जो है वो लुईस पीचर के द्वारा लिखा गया था। तो लुईस पीचर जो थे उन्होंने लाइफ ऑफ महात्मा, ठीक है, इसके अंदर मतलब ये एक बुक लिखी है उन्होंने जो कि रिव्यू दिया है इसके बारे में, इंडिगो के बारे में। एंड ऑब्जर्विंग द क्लोज चंपारण, उन्होंने एक पूरा का पूरा एपिसोड, ठीक है, क्लोजली अपने आप क्या करा था, देखा था, ठीक है, चंपारण का, जो चंपारण में गांधी जी ने करा था उसको पूरी तरह से ठीक है ऑब्जर्व करा था लुईस पीचर्स ने, और उसी के बारे में इन्होंने लिखा था। आगे देखो बेटा, इंडिगो अबाउट द हाउ महात्मा गांधी, इंडिगो में क्या बताया गया कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से, ठीक है, अंडर प्रिविलेज पीजेंट्स जो थे चंपारण के, ठीक है, उनको बचाया, और सिंपल पीजेंट्स को एंट्री ब्रिंग हिस्टोरिकल चेंज, और जो उनका ये हिस्ट्री मतलब पुराने टाइम से चलता आ रहा था जिस एक समस्या के अंदर वो फंसे हुए थे, उस समस्या को किस तरीके से इन्होंने क्या करा, खत्म करा गांधी जी ने, ठीक है, वो इसके अंदर बताया गया क्लियर। क्योंकि ये समस्या तब पैदा हुई बेटा जब जर्मनी के अंदर एक सिंथेटिक इंडिगो क्या करा जाने लगा, बनाया जाने लगा, और जिस वजह से जो इंडिया में इंडिगो उगाया जाता था उसकी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और जो ब्रिटिश लैंडलोडर्स थे उन्होंने लेने से मना कर दिया था किसानों से, तो उस वजह से इन लोगों में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, किसानों को। तो चलो जल्दी से इसका ग्लांस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि चैप्टर के रिमाइंडर पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले चंपारण शेयर क्रॉपर्स के बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक राजकुमार शुक्ला था, ठीक है, ये एक पीजेंट था, कहाँ का, चंपारण का, और गांधी जी को मिलता है ये जाके कहाँ पर, एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ के अंदर 1960 में। और फिर शुक्ला गांधी जी को अपने सारे के सारे दुख के बारे में मतलब अपनी फ्लाइट के बारे में बताता है कि किस तरीके से पुअर पीजेंट्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिश लैंडलोडर्स कर रहे हैं, वो सारी कहानी गांधी जी को ये क्या करता है, गाता है बंदा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, और फिर उनसे क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है आगे चल के कि आप हमारे साथ चलो, और शुक्ला साथ में टेनेसिटी एंड परसिस्टेंट और रिसोल्व करने के लिए बोलता है उनको, एंड डिटर्मिनेशन करता है और इंप्रेस करता है किसको, गांधी जी को। उसके बाद लार्जर इंडियन स्टेट वर ऑन बाय द ब्रिटिशर्स, और इसमें क्या होता है बेटा, ज्यादातर जो भी चंपारण के बड़े बड़े, ठीक है, स्टेट थे, मतलब स्टेट मतलब जमीनें थी जो, उन पे सबका किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का, और वो जबरदस्ती क्या करते थे, इंडियन टैनेट से ग्रो करवाते थे इंडिगो, और 15% ऑफ लैंड, मतलब जो भी जमीन होती थी, ठीक है, उस जमीन के 15% पे, ठीक है, सभी किसानों को क्या करना पड़ता था, इंडिगो करना पड़ता था। ओके, उसके बाद जब लेकिन जर्मनी में जब सिंथेटिक इंडिगो मतलब एक केमिकल से बनने वाला इंडिगो, ठीक है, डेवलप किया गया, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उन्होंने कंपनसेशन करा कि हम किसी भी पीजेंट से, ठीक है, किसी भी पीजेंट से इंडिगो नहीं लेने वाले, इसलिए जो 15% की जो जमीन पे इंडिगो हो रहा था उसको कंपनसेशन किया जाए, एंड दे टॉर्चर, उन्होंने किसानों को टॉर्चर करा, और नॉट ओबेइंग देम, जो बंदे उनकी बात को नहीं मान रहे थे उन्होंने मारा पीटा भी, ठीक है, इस तरीके से करा था। चलो तो अब ये हो गया हमारे चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के बारे में, और गांधी जी को कौन लेकर आया था, राजकुमार शुक्ला। आगे देखते हैं, गांधी जी रीच चंपारण। अब गांधी जी चंपारण आ गए तो देखो क्या होता है। अब गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी अकंपनी था शुक्ला, शुक्ला के साथ वो आ गए, ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए सबसे पहले। लेकिन वहां पे जब उनको देखा गया तो उनको एक पुअर, ठीक है, फार्मर की तरह ही, मतलब यूओ मैन की तरह ही क्या करा गया, ट्रीट किया गया, और नॉट अलाउड टू बी ड्रिंक वाटर, और उनको पानी तक नहीं पीने दिया था, ठीक है, जो राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर थे उन्होंने पानी नहीं पीने दिया था उनको बैंक से निकाल के अपने, एंड नॉट अवेल टू बी मीट राजेंद्र प्रसाद, और वो वहां पर राजेंद्र प्रसाद मतलब जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, उनसे वो मिल नहीं पाए थे क्योंकि वो कहीं गए हुए थे किसी काम से बाहर, इस वजह से। फिर गांधी जी क्या करते हैं, उनके घर से चले जाते हैं और वो लीव करते हैं और मुजफ्फरपुर की तरफ चले
जाते हैं टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चंपारण शेरकॉपर्स के बारे में, एंड अबाउट द इंडिगो पीजेंट्स के बारे में, ठीक है, कि उनका केस है क्या। और वहां पे लॉयर्स ब्रीफ गांधी जी, लॉयर्स क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन गांधी जी वहीं उनके ऊपर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुम इतनी बड़ी या इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हो किसी भी किसान से। ओके, उसके बाद देखो प्रोसीड टू विजिट, फिर वो मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल होते हैं कमिश्नर, उनके पास जाते हैं त्रिहट डिवीजन के। त्रिहट डिवीजन मतलब बेटा एक तरीके का डिस्ट्रिक्ट था पूरा, जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते थे, ठीक है, त्रिहट डिवीजन कहते हैं उसको। तो वहां पर जो कमिश्नर ऑफिसर था मतलब उसके पास जाते हैं गांधी जी विजिट करने, ठीक है, उनको बोलने के लिए ही बिल्ड, लेकिन ही बुलीड, लेकिन उनकी वो मजाक बनाता है, ठीक है, और उनके साथ वो मजाक करके उनको कहता है कि यहाँ से वापस चले जाओ। अब आगे देखो क्या होता है कि गांधी जी को ना फिर एकदम लेटर आता है मजिस्ट्रेट की तरफ से, एंड दैट द केस इज बीइंग ड्रॉप्ड सिविल एंड सॉरी हाथरी एक्ट के पास जब जाते हैं वो कमिश्नर के पास, तो वहां से जब वो वापस आते हैं तो बुली होता है उनको बोला जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ चंपारण को छोड़कर। लेकिन जब वो क्या होता है वहां से उनको कोई भी आंसर नहीं मिलता या उनको कुछ भी मतलब उनसे कोई रिप्लाई ढंग से नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं मोतिहारी चले जाते हैं चंपारण की कैपिटल, और नोटिस टू लीव, और उनको ना वहां पे जाके एक नोटिस मिलता है कि भाई यहाँ से चले जाओ चंपारण को छोड़कर। लेकिन वो पता क्या करते हैं, डिसओबे कर देते हैं। आपको पता ही है जैसे गांधी जी काफी ज्यादा ऑर्डर मानने वाले बंदे थे, मतलब वो हमेशा लॉ जो होता है, ठीक है, रूल्स एंड लॉ वगैरह जो भी होता है रेगुलेशन वगैरह, वो सबको मानते थे, ठीक है। बट अभी वो यहाँ पे क्या करते हैं, डिसओबे कर देते हैं, ठीक, क्यों, वो मानने से मना कर देते हैं लॉ वगैरह को, ठीक है, वो कहते हैं नहीं मैं मानूंगा कोई भी कानून। तो यहाँ पे बेटा ना एक छोटा सा उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी को दिखाया गया कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी हो रही है यहाँ पे, क्यों, रीजन ये क्योंकि वो ऑर्डर्स वगैरह मानना पसंद करते थे, पर एक्चुअल में आज उन्होंने क्या करा, इस ऑर्डर को ना मानकर, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो इस तरीके से उनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी को दिखाया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, काफी पूछी आती है। और ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल एंड कॉल्स इट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, और इसे कोर्ट के टाइम पर मतलब जब ये कोर्ट में सबमिट हुए जाके गांधी जी, जब उन्होंने मना कर दिया जाने से, तो कोर्ट में उनको बुलाया गया, तो वहां पर कोर्ट के द्वारा इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज कहा गया। एंड बट ही कंपेयर्ड, उन्होंने बोला आगे कि द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, उन्होंने बोला नहीं ये बस मेरी आवाज थी, ठीक है, ये मेरी वॉइस ऑफ कॉन्साइंस थी, जो मेरे मन को लगा कि जो सही सही है मैंने वो ही करा, ऐसा वो बोलते हैं वहां पे। फिर आगे क्या होता है, उनको एक और लेटर रिसीव होता है मैजिस्ट्रेट से, फिर अगली बात कि वो कहा जाता है कि आपका जो केस है, ठीक है, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। एंड हैड द ट्रिब्यूनल एंड गांधी जी वाज एंड अपॉइंटेड द रिप्रेजेंटेटिव, फिर गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको वहां पर बुलाया जाता है। फिर एग्री, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं बेटा, वो 25% देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, और फोर्स टू गिव द अप मनी एंड प्रेसाइज एज वेल, वो 25% पैसे भी देते हैं, प्लस में उनकी जो इज्जत होती है, प्रेस्टाइज होती है, वो भी उनकी चली जाती है। तो यहाँ पे यही मेन बात थी बेटा कि गांधी जी 25% के लिए इसलिए मान जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की क्या जा रही थी, प्रेस्टाइज जा रही थी, ठीक है, तो इस वजह से। ओके, चलो आगे देखते हैं कि इंप्रूवमेंट इन सोशल एंड कल्चर स्टेटस, कि गांधी जी ने चंपारण के अंदर सिर्फ आपके इसी काम को नहीं करा था, सिर्फ उनको इस पीजेंट्स प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला था, स्पेशली वहां पे कल्चर और सोशल स्टेटस को भी क्या करा था, इंप्रूव करा था। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, देखो महादेव देसाई और नरहरि परिकर, जो उनके साथ 2 वॉलेंटियर्स, और देवदास और जो उनके बेटे थे गांधी जी के, उन सबको वहां पर बुलाया गया और वो वहां पर आए चंपारण में, ठीक है, एज अ टीचर, ठीक, वहां पे क्या करने, स्कूलिंग करने, मतलब पढ़ाने के लिए बच्चों को। ओके, उसके बाद वहां पे प्राइमरी स्कूल खोले गए, 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए बेटा विलेज में, और गांधी जी कॉल्ड डॉक्टर, गांधी जी ने डॉक्टरों को भी बुलाया और कुछ वॉलेंटियर्स को बुलाया, ताकि वो 6 महीने के लिए यहाँ पे कम से कम डॉक्टरी दे सके और सर्विस दे सके, ताकि चंपारण के जो मेडिकली मतलब वो बहुत ज्यादा वीक था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, बीमारी वगैरह थी, उसको सही किया जा सके। उसके बाद 3 मेडिसिन मेड अवेलेबल, कैस्ट्रोल, ठीक है, कैस्ट्रो ऑयल, क्लोनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, इन 3 दवाइयों को भी यहाँ पे लाया गया गांधी जी के द्वारा। ओके, उसके बाद देखो गांधी जी वाइफ, जो गांधी जी की वाइफ थी कस्तूरबा बाई जी, ठीक है, उनको भी बुलाया गया और उनको बोला गया कि जो वुमेन्स की हाइजीन है, मतलब वुमेन्स जो थी चंपारण बेटा, वो बहुत ज्यादा गंदी रहती थी, मतलब उनके पास कपड़े वगैरह नहीं थे, उनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं था, ठीक, किस तरीके से रहना है वो सब नहीं था उनको, मतलब, ठीक है। तो कस्तूरबा बाई जी को गांधी जी ने बुलाया कि उन सबको ये चीजें सिखाओ यार, ठीक है, किस तरीके से रहना है किस तरीके से नहीं। ओके, तो उनकी पर्सनल क्लीननेस और सैनिटेशन को सिखाया कस्तूरबा बाई जी ने। क्लियर। अब बेटा हम आ गए अपने 6 चैप्टर पे, ठीक है, फटाफट इसके भी रिमेंबर पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर है, अशोक मित्रा के द्वारा ही लिखा गया है। तो मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में पता करते हैं सबसे पहले। तो आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम बात करें पैनकेक, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो पैनकेक का मतलब है बेटा यहाँ पे क्या है, एक ब्रांड नेम है ये, ठीक है, मेकअप मटेरियल का, मतलब एक ब्रांड है इसकी, मेकअप मटेरियल्स, मतलब मेकअप्स के जो प्रोडक्ट बनाती है वो ब्रांड है हमारा कौन, पैनकेक। एंड बोर्ड बाय द जिमनी स्टूडियो, और जिमनी स्टूडियो में एक ट्रक भर भर के लाया जाता था, ठीक है।
क्योंकि यूज टू टर्न द डिसेंट आर्टिस्ट, क्योंकि जो डिसेंट आर्टिस्ट होते थे मतलब जो बढ़िया आर्टिस्ट होते थे, बड़े आर्टिस्ट थे, वो लोग इसको ज्यादातर यूज करते थे क्या करने के लिए, अपने आप को मॉन्स्टर्स बनाने के लिए, मतलब अपने फेस को मतलब बिगाड़ने के लिए, ताकि वो एक्ट कर सके। एंड मोस्ट ऑफ द शूटिंग डन इंडोर, और ज्यादातर यहाँ पे इंडोर शूटिंग ही की जाती थी। एंड सेट द स्टूडियो लाइट रिक्वायर्ड टू बी दैट द पोर्स ऑन द फेस ऑफ एक्टर, और बेटा स्टूडियो में इतनी ज्यादा लाइट लगाई जाती थी, मतलब शीशे के चारों तरफ लाइट होती थी इस तरीके से, ताकि ठीक है एक्टर के जो छोटे छोटे फेस पे मतलब जो छोटे छोटे पोर्स भी हैं, छोटे छोटे छेद, वो भी दिख सके, और छोटे छोटे छेदों को भी पैनकेक से भरा जा सके। पैनकेक मतलब जो मेकअप मटेरियल उससे भरा जा सके। ओके, चलो आगे देखते हैं मेकअप रूम में क्या होता था। अगर मैं बात करूं तो मेकअप रूम में बहुत ज्यादा मिसरेबल एक्सपीरियंस था मेकअप रूम का, ठीक है। बीइंग एक्सप्रोच बहुत ज्यादा ही अजीब सा था, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी इस वजह से, ठीक है। मिसरेबल था काफी, और काफी ज्यादा कई बार थोड़ा बहुत कलर वगैरह मतलब मेकअप वगैरह पड़े रहते थे, इस वजह से थोड़ा गंदा से भी लगता था। अप स्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, और ये थोड़ा बेटा क्या था, बिल्डिंग के ऊपर था, मतलब बिल्डिंग के सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे था। एंड बिलीव टू, और ऐसा माना जाता था ये जो बिल्डिंग है ये रोबोट क्लिप्स स्टेबल की है। उसके बाद लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, और बेटा ये जो मतलब स्टूडियो का जो ये मेकअप रूम था, ये देखने में ऐसा लगता था जैसे कि आप कहीं बाल कटवाने जाते हो ना अपने, ठीक है, बाल वगैरह कटवाने, तो वैसा सैलून की तरह लगता था, क्योंकि जगह जगह शीशे लगे होते हैं और सारे शीशों पे लाइटें लगी हुई थी, तो ऐसा लगता था जैसे कि सैलून में सीटें लगी हुई है, बंदे मेकअप कर मतलब वहां पे बाल कटवा रहे हो, लाइक इस तरीके से। बस यहाँ पे इतना फर्क था, यहाँ पे मेकअप होता था। लार्ज मिरर लगे होते बड़े बड़े, और सभी मिरर्स पे ठीक है इनकिसिडेंट लाइट्स लगी हुई थी, मतलब चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। एंड कॉस्ट इंटेंस हीट, और जिस वजह से इतनी ज्यादा हीट निकलती थी उन लाइटों में से कि जो हमारे आर्टिस्ट होते थे उनको बहुत ज्यादा गर्मी भी फील होती थी, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे वो उन लाइटों की वजह से। चलो आगे देखते हैं। एक बेटा इस जिमनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय था, ठीक है, जो कि करीब नॉट अ बॉय, बॉय नहीं कह सकता आप, एक 40 साल का ओल्ड मैन था ये, ठीक है, लेकिन इसको एज अ ऑफिस बॉय बोला गया है चैप्टर के अंदर। ज्वाइंट स्टूडियो, और इसने ज्वाइन करा था पता है स्टूडियो को इसलिए बेटा, ताकि वो एक क्या बन सके, स्टार डायरेक्टर या स्क्रिप्ट, ठीक है, या लिरिक्स राइटर, मतलब वो एज ए यहाँ पे एक स्टार बनने आया था, या फिर एक डायरेक्टर बनने आया था, या एक स्क्रिप्ट राइटर बनने आया था यहाँ पे, इस उम्मीद में आया था कि मैं ये बन जाऊंगा, ठीक है। पर क्या बना के रख दिया उसको, क्या बनाया गया वहां पे जिमनी स्टूडियो में, एक ऑफिस बॉय। उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड एंड ब्लेम्ड, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और ब्लेम करा उसने सुबु पे, मतलब यहाँ पे एक करेक्टर बेटा सुबु, अभी मैं बताऊंगा आपको सुबु कौन है। एंड फॉर ऑल हिज बॉस एंड नेगलेक्ट, मतलब उसके जो सपने थे, ठीक है, ये वो कहता है ऑफिस बॉय कि भाई ये सुबु के कारण ही मेरे इन सपनों को पूरा नहीं किया जा रहा, ठीक है, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि इसके पास इतना टैलेंट है फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा, इस वजह से मेरे ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इसको ये गुस्सा था ऑफिस बॉय को, किसको लेकर, सुबु को लेकर। उसके बाद यहाँ पे बेटा एक लीगल एडवाइजर था, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना लीगल एडवाइजर से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो लीगल एडवाइजर था बेटा, हमेशा एक बोथ पैंट शर्ट पहनता था हमेशा ये बंदा, और टाइट एंड सम टाइम कोट, और कभी कभी कोट पैंट भी पहनता था। एंड अदर वोर एंड खादी एंड धोती एंड शर्ट, और कुछ मतलब कभी कभी खादी मतलब खादी का कपड़ा होता वो, या कभी कभी धोती और शर्ट वगैरह भी पहन लिया करता था। उसके बाद लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस मैन, और इसका जो देखना था ना, मतलब इसको देखोगे अगर आप देखते तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये बंदा क्या है, अकेला है और काफी ज्यादा हेल्पलेस है। एंड कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ द ड्रीमर्स, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने सपने इस बंदे के। एंड न्यूट्रल मैन, लेकिन ये एकदम न्यूट्रल मैन था असेंबली के अंदर। और गांधी टाइप्स एंड खादी टाइप्स, ये गांधी टाइप्स मतलब गांधी जी जैसे कपड़े, ये खादी पहनता था बस। ये लीगल एडवाइजर थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा अशोक मित्र, मतलब जो इस चैप्टर के राइटर है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। एनीबडी वुड वॉक इनटू द हिज क्यूबिक, ठीक है, टू गिव द हिम सम वर्क, कोई भी बंदा इनके क्यूबिक उसमें आ जाता था, मतलब इनके जो जहाँ पे बैठे रहते थे ऐसा करके क्यूबिक वो होता है ऑफिस, उसमें बैठे रहते थे कुर्सी पे अपनी, और वहाँ पे अखबारों को काटते रहते थे, ठीक है, उसमें से कुछ स्टोरी वगैरह जो भी होती थी वो निकालते रहते थे। और जो मर्जी आ जाता था इनके पास, और जो मर्जी काम इनको देके चला जाता था, ठीक है। एंड दिस फॉर द क्राउड एंड शूटिंग एंड बी सेव फ्रॉम द एपिक्स ऑफ ऑफिस बॉय, और जो ऑफिस बॉय था उसकी तरफ से इनको काफी बार बोला गया कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, आपको इतना टैलेंट है आप कुछ करो ऐसा। एंड यूजुअली सीन टीयर्स एंड न्यूज़पेपर, और ज्यादातर ये क्या करते थे वहां पे बैठ के न्यूज़पेपर को खड़ा करते थे, ज्यादातर यही दिखता था इनका, ठीक है। अब वहां पे देखो स्टोरी डिपार्टमेंट में आप बात करते हैं, स्टोरी डिपार्टमेंट में, तो स्टोरी डिपार्टमेंट में बेटा एक बंदा था सुबु, जिसको लेकर ऑफिस बॉय भी फ्रस्ट्रेट था, और अशोक मित्रा भी, तो मतलब जो राइटर है ऑथर है ये भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहते थे। तो देखो सुबु कौन था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सुबु वेरी क्लोज टू बी, ठीक है, बॉस इन फैक्ट टू नंबर 2, मतलब ये जो बॉस थे जिमनी स्टूडियो के उनके एकदम क्लोज था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा खास बंदा था ये, और इसलिए इसको जिमनी 2 के अंदर नंबर 2 कहा जाता था, ठीक है। एंड एफ्लुएंट एक्सपोजर, और काफी ज्यादा एफ्लुएंट एक्सपोजर था, काफी चीजें इसको आती थी, बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सपीरियंस वाला बंदा था ये, या मल्टी टैलेंटेड आप इसको बोल सकते हो। एंड एबिलिटी टू लुक एंड चेयरफुल इन स्पाइट ऑफ फेलर्स, और ये बंदा हमेशा चेयरफुल रहता था चाहे
फेलियर्स कौन हो जाए, मतलब कई बार इसकी मूवीज वगैरह जो होती थी या कोई भी एक्टर होता था इसका फेल भी हो जाता था, उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा चेयरफुल रहता था, बिल्कुल भी हार नहीं मानता था और मस्त रहता था एकदम, ठीक है, ऐसा था ये। और काफी ज्यादा लॉयल्टी थी इसकी और क्रिएटिविटी काफी ज्यादा हाई थी एंड टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा था, ऑल फॉर द एडवांटेज ऑफ द हिज बॉस। और इसके सारे टैलेंट का जो फायदा मिलता था बेटा इसके बॉस को मिलता था, और टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और ये ज्यादातर टेलर्स वगैरह भी बनाया करते थे फिल्म्स के लिए। और नंबर 2 क्यों कहते थे इसको बता दिया मैंने आपको, बॉस के बहुत ज्यादा नजदीकी था ये, ठीक है, इस वजह से, और ज्यादातर हेल्पफुल था बॉस के लिए अपने। उसके बाद एक गुड पोइट रोटर, या मान लो आप एक तरीके का अच्छा राइटर भी था ये, जो कि बहुत सारी पोम वगैरह भी लिखना पसंद करता था, एंड चूज टू राइट एंड फॉर द मासेस, और मासेस मतलब बहुत सारे लोगों के लिए लिखना पसंद करता था, एन एक्सेलेंट एक्टर, और एक अच्छा एक्टर भी था, और नेवर एस्पायर फॉर द लीड्स रोल, और लीड्स रोल के लिए हमेशा एस्पायर नहीं करता था कि नहीं मुझे लीड्स रोल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करता, जो मिल जाता था इसको, जो रोल मिल जाता था ये वो रोल कर लिया, मतलब वो ही मतलब जो भी मिल जाए वो रोल कर लिया करता था ये, ठीक है, मतलब ऐसा था इसका। क्लियर, तो बेटा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ आपका। चलो अब हम करते हैं 7 चैप्टर की रिवीजन फटाफट से, इसके प्रीमियम कंपाउंड देखते हैं। देखो पार्ट 1 में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बताया गया है इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा कॉमन प्लेस था, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेटा इंटरव्यू है, और क्रिस्टोफर, ठीक है, सिल्वेस्टर के द्वारा इसको लिखा गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंटरव्यू किसी समय पर बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था जर्नलिज्म के अंदर, आज से करीब 150 साल पहले। ओपिनियन ऑन द फंक्शंस, इंटरव्यू में क्या होता है बेटा कि बहुत सारे, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो ये मीनिंग है, ठीक है, मतलब इसमें 2 बंदे होते हैं, एक इंटरव्यू जो मतलब क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और एक क्वेश्चन पूछने वाला, ओके। चलो यहाँ पे क्या था ना, इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि किस तरीके से लोगों के ओपिनियंस है, ठीक है, इंटरव्यू के फंक्शन को लेकर या उसके मेथड्स को लेकर या फिर उसके मेरिट्स को लेकर, और वेरी कंसर्नली, और बहुत अलग अलग है सबके, कोई भी एक जैसा आंसर नहीं दे रहा या एक जैसा ओपिनियन नहीं दे रहा इसके फंक्शन, इसके मेथड्स को लेकर या इसके मेरिट्स को लेकर, ओके। क्योंकि देखो कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं इसका अच्छा बता रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ लोग क्या कह रहे हैं इसके ऊपर मतलब ब्लेम लगा रहे हैं कि नहीं ये बहुत बेकार है, ये पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है, कुछ इस तरीके से। देखो सम क्लेम इट टू बी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है, सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ट्रूथ की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है इंटरव्यू। भाई कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि डिस्पाइस करते हुए कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा अनवारंटेड, ठीक है, इंट्रोस है इनटू लीव्स, मतलब ये कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, ठीक है, एक तरीका है ये, ठीक। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसा भी कह रहे हैं और जिस वजह से वो डिसमिस करते हैं इसको, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एस नाइपोल, मतलब यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है जो बुराई कर रहा है इंटरव्यू की, वो कहता है एस नाइपोल कहते हैं कि सम पीपल आर, ठीक है, बॉन्डेड बाय इंटरव्यू, कि कुछ लोग जो होते हैं वो इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, लूज पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और क्या करते हैं कई बार अपने बॉडी, अपने मतलब मन का या अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट खो देते हैं इस इंटरव्यू की वजह से, ऐसा कहते हैं। फिर यहाँ पे लेविस क्रोल आते हैं, फिर एक लेविस क्रोल कहते हैं कि नेवर कंसिडर्ड टू बी इंटरव्यूड फॉर ही बिलीव टू बी इज जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, मतलब वो कहते हैं कि एक तरीके से डर है, एक मतलब एक बहुत ज्यादा खतरनाक डर है एक इंटरव्यूअर के लिए, ठीक है, वो ऐसा बोलते हैं, कौन, लेविस क्रोल, इनका याद रखना काफी कुछ आता है पेपर में। रूडियार्ड क्रिपलिंग है, फिर वो कहता है इमोरल है, बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मोरल ही नहीं है इंटरव्यू का, एकदम किराए में ये, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं वो, और असोल्ट करता है क्या, किसी भी पर्सनल लाइफ को, तो इसलिए इसको पनिशमेंट करना चाहिए, ठीक है, जो भी बंदा इंटरव्यू ले उसको पनिश कर दो, ये ऐसा कहता है रूड क्रिपलिंग। ये इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इनकी वाइफ और ये जब ना घूमने गए थे कहीं, तो इनके मतलब 2 इंटरव्यूअर ने क्या करा था, इनकी वो ट्रिप पूरी की पूरी मतलब कहते खराब कर दी थी, एक तरह स्पॉइल कर दी थी पूरी तरह से, इस वजह से इन्होंने ऐसा बोला था रूडियार्ड क्रिपलिंग ने। पर लेविस क्रोल और एस नाइपोल तो नॉर्मली वो कह रहे हैं उनको पसंद ही नहीं है इंटरव्यू, तो उनकी भी, तो ये 3 बंदों ने यहाँ पे अपने थॉट्स दिया बेटा इंटरव्यू को, ठीक है, उसके अगेंस्ट, तो ये तीनों याद होने चाहिए, कोई भी एक पूछ लिया जाता है, ओके। चलो आगे बात करते हैं कि आगे क्या होता है। जी वेल्स भी आते हैं कुछ, वो कहते हैं इंटरव्यूइंग टू बी ऑर्डील्स, और जी वेल्स जो कहते हैं वो कहते हैं ऑर्डील्स है, ये बहुत बेकार है ये, ठीक है, सबसे बेकार डील्स है, क्लियर। एंड सोल वेबल्स फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं थंब प्रिंट है ऑन हिज विंड पाइप, वो कहते हैं एक तरीके से थंब प्रिंट है, थंब प्रिंट मतलब गले पे ऐसा रख के मतलब किसी को दबा रहे हो आप जबरदस्ती उसके गले को, वो ऐसा कहते हैं। फिर डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, लेकिन इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी इंटरव्यू के, ठीक है, इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल, फिर भी इतने सब ड्रॉबैक्स होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा सुप्रीमली सर्विसेबल है, मतलब बहुत फायदेमंद की चीज है, क्योंकि ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। एंड इंटरव्यू आर मोस्ट विडी इंप्रेशन और या आर कंटेम्परेरीज एंड इंटरव्यूअर्स होल्ड अ पोजीशन एंड प्रेजेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, क्योंकि एक इंटरव्यूअर के पास बहुत ही अच्छी पावर होती है किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करने की, तो इसलिए देखो इतने डिस्प्यूट या मान लो इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स होने के, इतनी कमियां होने के बाद भी इंटरव्यू काफी ज्यादा क्या है, काम का है, ओके। चलो आगे बात करते हैं पार्ट 2, जो इस चैप्टर के अंदर पार्ट 2 बताया गया है वो एक ना एक्सक्रेटर है, ठीक है, एक इंटरव्यू बताया गया, यहाँ पे एक इंटरव्यू लिया था यहाँ पे
तो वही इंटरव्यू यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। चलो देखते हैं वो इंटरव्यू किसके बीच में था। तो मैं आपको बताता हूँ, एक अम्बर्टो इको थे जो कि एक सेलिब्रिटी थे, और एक मुकुंद, ठीक है, नाम के जो कि इंटरव्यूअर थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे। किसका? अम्बर्टो इको का। तो अम्बर्टो इको ने क्या करा, अपने कुछ आइडियाज शेयर करे थे एम्प्टी स्पेस को लेकर, कि हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, कुछ स्पेस होता है, कुछ खालीपन होता है, जैसे कि एटम्स के अंदर कुछ खालीपन होता है वैसे, ठीक है। एंड बीच कॉल्स इंटरस्टेटिस, और इन्होंने इसको, इस मतलब खालीपन को इंटरस्टेटिस बोला था। एंड ही से, उन्होंने कहा दैट ही मेक्स यूज ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस, और उन्होंने बोला कि मैं इस इंटरस्टेटिस मींस इसी खाली स्पेस का क्या करता हूँ, यूज करता हूं अपने अनदर कामों के लिए। ओके। एंड एको ने क्या करा, एक ऐसे लिखा, स्कॉलरली नरेट करा उसको, कि ही लाइक टू बी आइडेंटिफाइड एंड मोर एज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवेल्स, और उन्होंने क्या करा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने नॉवल भी लिखी, क्योंकि एक तरीके के बेटा मतलब ये क्या थे, एक प्रोफेसर ही थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, बोल गया ना यूनिवर्सिटी के अंदर, इस वजह से। उसके बाद देखो, एन इको द नेम ऑफ द रोज, इन्होंने क्या लिखी थी, एक अपनी नॉवल भी लिखी थी, जिस नॉवल का नाम क्या था बेटा, द नेम ऑफ द रोज, और काफी ज्यादा, ठीक है, पॉपुलर नॉवल है इनकी ये, और इसी नॉवल के पॉपुलर होने की वजह से इनका इंटरव्यू लिया था मुकुंद ने। ओके। एंड बीच डिवेल्स इनटू, ठीक है, मेटाफिजिक्स, और इस नॉवल के अंदर मेटाफिजिक्स, ठीक है, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, और एंजॉय द मास ऑडियंस, और इससे के अंदर मास ऑडियंस मतलब बहुत सारी ऑडियंस ने इस नॉवल को एंजॉय भी करा था। और इट डील विद द मेडिवल पास्ट, और इस पूरी की पूरी नॉवल का जो बेस है वो मिडिवल पास्ट पे है, ठीक है, कि हमारा मिडिवल पास्ट कैसा रहा है, ठीक है, मिड पीरियड जो था हमारे मतलब हिस्ट्री का, वो कैसा था, उसके ऊपर है। एंड ही फील्स दैट नोवेल वुड नॉट हैव बीन सो वेल रिसीव्ड एंड हैड बीन रिटन बाय 10 years, ठीक है, 10 years अर्लियर और लेटर, मतलब ये कह रहे थे कि अगर ये नोवेल आज से 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी जाती तो शायद वो इतनी सक्सेस नहीं पाती, ठीक है। अम्बर्टो इको ने भी ऐसा बोला था। और ये बेटा जो सक्सेस वाला पॉइंट है ना, ये एकदम मिस्ट्रीज है अभी तक, अभी उनको भी नहीं पता अम्बर्टो इको को कि उनकी ये नोवेल इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई थी। ओके। तो 7 चैप्टर का भी आपका रिवीजन कंप्लीट हुई। चलो 8वें चैप्टर पे पहुंचता है, गोइंग प्लेसेस एयर व्हाट एंड नीड। आपको देखो सबसे पहले बता देता हूँ, ये स्टोरी पूरी 2 लड़कियों को लेकर है बेटा, एक सोफी और एक जैंसी, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। और इसमें एक कैरेक्टर है जियो, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लियर। चलो बात करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, सोफी जो एक एम्बिशन गर्ल है, ठीक है, और अनरियलिस्टिक ड्रीम देखने वाली लड़की है, मतलब ऐसे सपने देखते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, काफी फैंटेसी गर्ल है। उसके बाद वांट टू स्टार्ट अ बुटीक, सोफी क्या चाहती है, एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। एंड वांट टू अर्न मनी, इसलिए वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और क्या बन बन के, कि कभी मैनेजर तो कभी एक्ट्रेस और कभी फैशन डिजाइनर। तो कभी वो कहती है कि मैं एक मैनेजर बन के पैसा कमाऊंगी, तो वो कभी कहती है कि मैं एक्टर बन के पैसा कमाऊंगी, कभी कहती है फैशन डिजाइनर बन के। तो सी कम्स एंड फ्रॉम द वीक एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लेकिन वो लड़की जो थी वो एक गरीब घर से थी और एक बैकवर्ड कल्चर से थी, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इस प्रकार के क्या कर रही थी, सपने देख रही थी और फैंटेसी कर रही थी। तो हर फ्रेंड जो उसकी फ्रेंड होती है जेंसी, वो एकदम सिंपली, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल लड़की होती है, वो भी सोर्स एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्राउंड से ही थी या बैकग्राउंड से ही थी, लेकिन फिर भी वो इसकी तरह फैंटेसी नहीं करती थी, वो एक रियल स्टिक ड्रीम्स देखती थी, ठीक है, जो हो सके पूरे बॉय ड्रीम्स देखती थी। तो वो सोफी को समझाती है कि ऐसा मत कर, क्योंकि आपको बता देता हूँ बेटा, कई बार क्या होता है, रियलिस्टिक चीजें और फैंटेसी वाली जो बातें होती हैं वो कई बार ना बहुत ज्यादा ही आगे चल के हमें अनहैप्पी फील कराती है, हमें कई बार क्या कराती है, एकदम उदास फील करा देती है, इस वजह से, ठीक है। तो सोफी को जैंसी हमेशा यही समझाती रहती थी कि भाई ये सब मत सोच ऐसा। फिर जैंसी जो होती है रियलिस्टिक और काइंड भी कीप इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट टू हर सेल्फ, और वो कभी भी कोई सीक्रेट या कोई इन्फॉर्मेशन छिपा कर नहीं रखती थी, वो सब सोफी को बता दिया करती थी। तो इन दोनों में कई बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स क्या है चैप्टर बेटा। सोफी डैड, ठीक है, देखो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्वीट और हार्ड वर्किंग थे, और लव टू वॉच फुटबॉल मैच देखना बहुत पसंद था उन्हें, लेकिन डज नॉट बिलीव इन द सोफी इमेजिनरी स्टोरी, लेकिन सोफी की इमेजिनरी जो स्टोरी थी बेटा, उसमें वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अब ये इमेजिनरी स्टोरी क्या थी, वो मैं आपको थोड़ा सा ऐसी बता देता हूँ। देखो इमेजिनरी स्टोरी ये थी बेटा कि ना वो एक फुटबॉलर था, ठीक है, वो ऐसा कह रही थी कि वो उससे मिली है, ठीक है, जिसका नाम था, तो जो बेटा वो बंदा था, ठीक है, डैनी केसी था, वो एक फुटबॉलर था आयरलैंड का। क्लियर। तो वो कहती है कि मैं उससे मिली हूँ, सोफी ऐसा बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिली हूँ, ठीक, लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है, और लेकिन वो फिर भी क्या करती है, फैंटेसी में अपनी अपनी कहानियां बनाती है कि मैं वहां पे मिली थी, डैनी केसी ने मुझे बोला है कि मैं एक दुकान खरीद के दूंगा, ये सब, ठीक है। और एक दिन तो ऐसा होता है बेटा, वो सोफी से मिल मतलब जैंसी से मिलकर आ रही होती है घर पे, तो फिर वो एक जगह बैठ भी जाती है, तो वहां पे उसको ये फील होता है कि डैनी केसी उससे मिलने आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर वही एक मतलब एक सैटरडे का दिन होता है, जो उसका भाई
ठीक है, और जो सोफी होती है वो दोनों मैच देखने जाते हैं, ठीक है, इसके डैनी केजी का। तो वहां पे ना 2 गोल करके मतलब वो बंदा मैच जिताता, मतलब 1 गोल करता है सेकंड वाला डैनी केजी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। क्लियर? तो फिर उसको एकदम से रिमेंबर होता है यार मैंने तो उसको मैच में देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से तो पूरी इमेजिनरी स्टोरी थी, पर उसके पापा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करे तो उसकी इस स्टोरी पे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी मतलब करती रहती थी, वो हमेशा ऐसी स्टोरी बनाती रहती थी अपने मन में, इस वजह से। आगे देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर हो रहा है बेटा जियो, जो कि भाई है किसका, सोफी का। और ये एक एपरेटिंस मैकेनिक था, मतलब एक मोटर मैकेनिक आप मान सकते हो, जो गाड़ी वगैरह ठीक करता है। और स्पीक लैस, बहुत कम बोलने वाला पर्सन था ये। और सोफी पे हमेशा ट्रस्ट करता था, मतलब सोफी इस पे ट्रस्ट करती थी हमेशा भाई पे, और अपने सारे सीक्रेट अपने भाई के साथ शेयर कर लिया करती थी वो। इसलिए डैनी केजी का जो सीक्रेट था वो भी अपने भाई के साथ शेयर करा था इसने। लेकिन इसका भाई जाके इसके पापा से भी बता देता है एक बार कि डैनी केजी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है ये, ठीक है। अब देखो सोफी कैसी लड़की थी बेटा, एक सोफी एक नॉर्मल अपने ओन फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहना पसंद करती थी। और सोफी इज अ फॉन्ड ऑफ हीरो वर्शिप एंड फैंटेसाइज, और बहुत ज्यादा हीरो वर्शिप और फैंटेसाइज में, मतलब हीरो कोई होता है ना जैसे बढ़िया बंदे होते हैं, उनके लिए हमेशा बनी रहती थी, उनकी पूजा करती थी एक तरह से मान लो। और सोफी हीरो इज अ इरिस प्लेयर, और उसका जो हीरो था वो डैनी केसी था। और ड्रीम ऑफ मीटिंग हिम, और उसका एक सपना था उससे मिलने का। और ऑब्जिस्ट एंड अबाउट द मीटिंग हिम, और वो तो इतना ज्यादा कर लेती है, मीटिंग का सपना था लेकिन उस सपने को वो ऑब्जिस्ट कर लेती है, मतलब पूरी तरह से फैंटेसी में कर लेती है कि वो उससे मिली है, और पूरा का पूरा स्टोरी तैयार कर लेती है उससे मिलने की। एंड स्टार्ट बिलीविंग इन हर इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशन में विश्वास करने लगती है कि वो डैनी केजी से मिली है। एंड नोबडी बिलीव्स, लेकिन उसकी इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता। ओके, चलो तो बेटा ये आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो गए आपके फेलिमिंगो से। तो बेटा अब हम करेंगे पॉम्स, ठीक है, हमारी जो भी है फेलिमिंगो की। सबसे पहली पॉम है हमारी माय मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले रिमेंबर पॉइंट इसका मैं बताता हूँ आपको। ये कहानी बेटा जब शुरू होती है इनकी ये पॉम, ठीक है, जब ये क्या कर रहे होते हैं अपने मम्मी पापा के घर से, ठीक है, कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं। तो उनकी जो मम्मी होती है ना बेटा, उनके साथ ही रहती हैं, ठीक है, कार के अंदर। तो वो एकदम से अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं, ठीक है। तो अपनी मम्मी की तरफ जब वो देखती हैं तो वो देखती हैं कि उनकी मम्मी का जो फेस है बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, लैकिंग इन एनर्जी, मतलब उनकी मम्मी के फेस पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही होती है, और लाइफ भी बिल्कुल नहीं दिख रही होती, क्योंकि बहुत ज्यादा एजिड हो जाती है ना बेटा उनकी मम्मी। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 66 ईयर की उनकी मॉम की एज है, ठीक है, जिस वजह से काफी ज्यादा, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी है उनको, और बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है वो। ओके, फिर वो क्या करती हैं, अपनी मदर की एज के बारे में सोचती है कि यार मेरी मम्मी की सच में एज उतनी हो चुकी है जितनी वो फील हो रही है, देखने में लग रहा है उनका। एंड टेकिंग द हेल्थ, और उनकी जो हेल्थ थी, मतलब जो हेल्थ होती है किसी पर्सन की, वो बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, ठीक है। मतलब अब कभी भी उनको बीमारी हो जाती, कोई भी बुखार आ जाता था, ऐसे ही कुछ भी हो जाता था इस तरीके से। एंड फियर ऑफ लूजिंग, और फिर ना इसी चीज को देखकर, ठीक है, जो हमारी पोइट थी उनको ना डर लगने लग जाता है कि कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। एंड कोज द पोइट मच पेन, और इसी वजह से, ठीक है, लूजिंग ऑफ हर मदर, इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, अंदर से एक पेन होता है, मतलब एक दर्द होता है इस चीज को कि यार मैं अपनी मम्मी को ना खो दूं, इस चीज का। उसके बाद वो इसी चीज से, मतलब इस दर्द से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, वो अपने माइंड को एकदम डाइवर्ट करती हैं, ठीक, एंड नेगेटिव थॉट से, मतलब क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना, कि उनकी मम्मी ना मर जाए, ये सब ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक हो गई उनकी मम्मी, इस तरीके से जो भी थॉट्स आ रहे थे, उन सभी थॉट्स से वो बचना चाहती थी। तो उन्होंने क्या करा, एकदम से अपनी कार की विंडो से बाहर की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि ट्री रनिंग, जो ट्रीज है रनिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में ट्रीज नहीं भाग रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, कार चल रही थी उनकी, तो जो पेड़ थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो वही चीज उन्होंने बोली कि ट्रीज रनिंग कर रहे थे, और साथ में यंग चिल्ड्रन स्पीलिंग कर रहे थे एंड रसिंग आउट ऑफ द होम्स। मतलब यहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन का मतलब बेटा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पोम के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ, मैरी चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैरी चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे यंग चिल्ड्रन से ही है, ठीक है। तो जो ये यंग चिल्ड्रन है बेटा, तो ये बच्चे क्या कर रहे थे, अपने घरों से बाहर निकलकर, छोटे बच्चे थे सब बाहर खेल रहे थे। तो इस चीज को देखकर, ठीक है, पोइट ने सोचा कि यार इन बच्चों में कितनी एनर्जी है। लेकिन उन्होंने जब अपनी मम्मी के फेस को वापस दोबारा देखा, तो उन्होंने देखा कि हाँ मेरी मम्मी के फेस पे फिर से लैक ऑफ एनर्जी उनको क्या हो रही थी, दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले जो मम्मी थी उनकी, मतलब पोइट की जो मदर थी, वो उनका जो फेस है वो क्या क्या चीजें सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंबलाइज, ठीक है, पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए उनकी मॉम का जो फेस है वो कौन कौन सी चीजें आपका क्या कर रहा है, दिखा रहा है, क्या क्या चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। पहला फ्रेटिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी वो, एंड डलनेस दिखा रहा था उनके फेस पे, इनएक्टिविटी दिखा रहा था क्योंकि एनर्जी नहीं बची थी उनके पास, बिल्कुल कम थी। वेयर एज द मैरी चिल्ड्रन, और वही मैरी चिल्ड्रंस और यंग ट्रीज जो थी वो सिम्बलाइज कर रहे थे वेग्योर्स, ठीक है, कि कितने ज्यादा मतलब एकदम हेल्थी है और सब चीजें, और प्लस में एनर्जी को दिखा रहे थे वो, और जील्स एंड जॉय को दिखा रहे थे। ओके, चलो तो ये सब चीजें सिम्बलाइज हो रही थी, ठीक है, उनकी मदर के फेस से और मैरी चिल्ड्रन और यंग ट्रीज से। ओके, आगे देखो यहाँ पे ना, आगे पोइट क्या करती हैं, लेट विंटर मून के साथ, ठीक है, अपनी मम्मी के फेस को कंपेयर करती हैं और मैग्नीफाइज करती हैं उसको,
और वो कहती है कि जैसे एक लेट विंटर, मतलब एक विंटर में मतलब मून होता है, जैसे चांद होता है, चांद की बहुत ज्यादा ब्यूटी होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है वो, पर धीरे धीरे क्या होता है विंटर के अंदर उसकी जो ये सुंदरता होती है कम होती चली जाती है, बहुत ज्यादा एकदम से क्या लगने लग जाता है, सूखा सूखा सा लगने लग जाता है चांद। तो उन्होंने बोला जैसे मेरी मम्मी बचपन में, मतलब मैं छोटी थी जब, ठीक है, उस समय मेरी मम्मी का फेस एकदम ग्लो रखता था, बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा सुंदर था, पर उम्र के साथ क्या हुआ, मेरी मम्मी का भी फेस एकदम डल हो गया, जैसे एक लाइक लेट विंटर मून। तो यहाँ पे लेट विंटर मून को इस तरीके से कंपेयर करा उन्होंने अपनी मॉम के फेस के साथ, ठीक है। आगे सिमिलरली पोइट यहाँ पे क्या कहती है कि उनकी मदर का जो फेस था यूथफुल था पहले, ठीक है, काफी ज्यादा, लेकिन उनकी वेटिलिटी और चार्म था पहले, लेकिन अब वो नहीं रहा, लेट विंटर की तरह वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया है, और किस में बदल गया, डलनेस के अंदर। अब वहीं आगे क्या होता है कि ना वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है पोइट, तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो थोड़ी सी दूर खड़ी होती है अपनी मोम से, ठीक है, उनकी मोम मान लो एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर खड़ी होती है, वो थोड़ा अंदर, तो वहां पे खड़ी होकर वो क्या करती है, अपनी मोम को स्माइल करती है, ठीक है, और अपनी मोम को क्या बोलते हैं स्माइल करते हुए कि ठीक है बाय मोम, ठीक मैं जा रही हूँ, ऐसा करके। लेकिन उसी समय पे वो ना एक चीज भी सोचती हैं, उनके मन में एक ना अपना चाइल्डहुड फियर याद आता है उन्हें। चाइल्डहुड फियर क्या था बेटा, कि उन्होंने बचपन में भी सोचा था कि कहीं उनकी मम्मी उनसे दूर ना हो जाए, ठीक है, मतलब एक तरीके से लूजिंग ऑफ हर मदर, वही चीज उनके मन में वापस आती है, तो वही डर वापस से उनके मन में आ जाता है। लेकिन अपनी इस डर को छिपाने के लिए वो अपनी मम्मी के सामने झूठी स्माइल करती हैं, ठीक है, और उनको प्यार से बाय करके बोल के, ठीक है, और उनको प्लस में ये भी बोलती हैं कि सी यू अम्मा, कि मैं आपको दोबारा मिलूंगी, ठीक है, इस तरीके से, ताकि उनकी मम्मी को बिल्कुल भी सैडनेस फील ना हो, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी माय मदर एट 66, ठीक है, बाय कमला दास। चलो आगे देखते हैं सेकंड पोएम हमारी, जो कीपिंग क्वाइट है, ठीक है, बाय पैब्लो नेरुदा के द्वारा। तो यहाँ पे देखो कीपिंग क्वाइट के अंदर हमारे जो पोइट है वो हमसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ हमें कहना चाह रहे हैं, तो चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हो, क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पोइट कह रहे हैं कीपिंग स्टिल एंड क्यूट विल द फैसिलिटेट, कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भाई तुम चुप हो जाओ, ठीक है, क्योंकि जब आप चुप हो जाओगे और एकदम क्यूट हो जाओगे, मतलब एकदम शांत हो जाओगे, ठीक है, तो आपके अंदर एक फैसिलिटेट होगा इंट्रोस्पेक्शन। अब ये इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है डीपली, ठीक है, अपनी चीजों को, अपनी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना या समझना, ओके, एंड फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल हार्मोनी, और आप क्या फील करोगे, एक यूनिवर्सल हार्मोनी फील करोगे, कि आप मतलब संसार में सब एक साथ हो और बहुत ही ज्यादा प्यार से रह रहे हो, ये फील करोगे आप जब आप अपने आप को एकदम स्टिल और क्विट करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेटा आज के टाइम पे कितनी रस भरी जिंदगी है हमारी, रस भरी मीन्स कि आप कितने ज्यादा जल्दीबाजी में रहते हो, हमेशा आना जाना, ठीक है, पैसा पैसा कमाना, बस वो कुछ भी नहीं है हमारी लाइफ में, ऐसा हम मानते हैं, है ना, ये हम करते भी है, मानते क्या करते ही है। तो बस यहाँ पे हमारे पॉइंट यही हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई थोड़ी देर शांत बैठो, ठीक है, तो शांत बैठोगे तो इंट्रोस्पेक्शन होगा, आप जानोगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और क्या आपने पा लिया, और जिससे आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी अंदर से, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यारा मतलब अच्छा लगेगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसी चीज के इंट्रोस्पेक्शन के लिए, ठीक है, कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, उसी चीज के लिए हमारे पोइट ने यहाँ पे क्या करा, एक नंबर यूज करा, नंबर 12, ठीक है, और ये जो नंबर 12 बेटा यहाँ पे एसोसिएट हो सकता है किसके साथ, 12 आवर्स के साथ, ठीक है, क्लॉक के, या नंबर ऑफ मंथ इन द ईयर, या कंप्लीशन ऑफ साइकिल, या किसी भी एक साइकिल का कंप्लीशन होना, कंप्लीट होना। उसके बाद यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं, पोइट से दैट साइलेंस विल एक्सोटिक, यहाँ पे कहते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो जो साइलेंस होगी ना वो एकदम एक्सोटिक होगी, बहुत ही ज्यादा असाधारण होगी, और ऐसी होगी, ठीक है, जिसको आप ये मानोगे कि एक ब्लिसफुल मूवमेंट है आपके लिए। ब्लिसफुल मूवमेंट मतलब जो आप चाहते भी नहीं थे फिर भी आपको मिला, एक तरीके का आशीर्वाद के तौर पे मान लो। क्यों, इतनी रस भरी जिंदगी, हम सोते समय भी टेंशन में रहते हैं आधे से ज्यादा, इस तरीके से। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप नियर डेविन एक्सपीरियंस, आप ऐसा करोगे इस साइलेंस में कि आप जैसे भगवान के पास हो, इस तरीके से। एंड व्हेन वी ऑल बी टुगेदर, जब हम साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ये एक्सोटिक मूवमेंट में क्या होगा, देखो जब ऐसा एक्सोटिक मूवमेंट होगा, ऐसी एक साइलेंस होगी, तो वहां पर क्या होगा, जो ये हमारे फिशरमैन है, ठीक है, फिशरमैन, फिशरमैन को यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, फिशरमैन को बेटा जो एसोसिएट किया गया है वो ऐसे लोगों से एसोसिएट किया गया है जो एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, या तो उनको मार रहे हैं, ठीक है, या उनको कोई ना कोई नुकसान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को डिनोट किया गया है, एसोसिएट किया गया है फिशरमैन, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो फिशरमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जैसे कि किलर या हार्म करने वाले क्रीचर्स को, एंड वुड नॉट बी हार्म द वेल्स, और इस साइलेंस में क्या होगा कि जो ऐसे बंदे हैं जो किसी भी एनिमल को, क्रीचर्स को हार्म कर रहे हैं, वो हार्म नहीं करेंगे उन क्रीचर्स को, ओके। उसके बाद सोल्ड गैदर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ सोल्ड गैदर्स है, मतलब ये वो लोग है बेटा, ठीक है, जो अचीव तो कर रहे हैं पर अचीव करते करते वो ये नहीं देख रहे कि वो अपना कितना कुछ खो रहे हैं, ठीक है, वो चीज यहाँ पे नोटिस ही नहीं कर रहे, तो उन लोगों को यहाँ पे सोल्ड गैदर से डिनोट किया गया, आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे पता है ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कंफर्ट ऑफ लाइफ चाहते हैं, ठीक, और उस कंफर्ट ऑफ लाइफ में वो ये नहीं देख रहे कि क्या खो रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सोल्ड गैदर, अब एक नमक मतलब इकट्ठा करने वाला बंदा, नमक तो उसने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कंफर्ट ऑफ लाइफ लाइक एक तरीके से नमक उसका है,
उन्होंने कर लिया ऊपर इसके इकट्ठा, लेकिन उन्हें ये नहीं देखा कि उसके हाथ कितने ज्यादा छिल गए, है ना, इस तरीके से। तो बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि उन्होंने क्या पा लिया, ठीक है, बस वो सिर्फ लगे पड़े हैं कि और ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट यही कह रहे हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो आप, थोड़ी देर रुको, शांति से समझो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करो, डीपली समझो तो सही कि आपने क्या अचीव कर लिया है, उसको तो फील कर लो पहले। उसके बाद देखो आगे कहते हैं वो कि वाई ग्रीन बोर्ड्स। ग्रीन बोर्ड्स का मतलब है बेटा यहाँ पे पॉइंट मींस यहाँ पे बैगिंग द बोर्ड्स अगेंस्ट द आर ग्रीन जोन। ग्रीन बोर्ड्स का मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, मतलब ह्यूमंस क्या कर रहे हैं बेटा, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे नेचर को नुकसान पहुंच रहा है। तो ग्रीन बोर्ड्स यहाँ पे यही एसोसिएट कर रहा है हमारा नेचर, ओके। तो हमारे एनवायरमेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज से। तो यहाँ पे ग्रीन बोर्ड का मतलब ये हो गया। फिर वो कह रहे हैं बाय द बोर विद गैस, ठीक है, एंड बोर विद फायर। तो पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वेपन्स के साथ आप लड़ रहे हो, मास डिस्ट्रक्शन कर रहे हो यार, मतलब युद्ध में बॉम्ब वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का यूज करके पूरे के पूरे लोगों को मार रहे हो, पूरे के पूरे देश खत्म कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो इस चीज को रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये सब मत करो, और वो ये बिलीव करते हैं, पॉइंट हमारे बेटा ये विश्वास करते हैं जिंदगी में कि आप अंगेज इन टोटल इनएक्टिविटी। और ध्यान रखना वो साइलेंस तो कह रहे हैं कि साइलेंस रहो, क्यूट रहो, एकदम शांत हो जाओ, रुक जाओ, ये सब कह रहे हैं वो, पर वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई देखो मैं आपको टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है बेटा जी कि बंदे ने कुछ करा ही नहीं है, एकदम से आइडल बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना, आपको काम करना है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि काम मत करो, बस वो ये कह रहे हैं कि ऐसे ग्रीन बोर्ड्स मत करो, ठीक है, ये बोर विद गैस मत करो, बोर विद फायर मत करो, ठीक है, और इतना ज्यादा अंधा मत हो जाओ किसी चीज को पाने में कि आप यही भूल जाओ कि आप क्या खो रहे हो, ठीक है, और आपने क्या पा लिया उसका भी आप मजा ना ले सको। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब मत करो भाई, ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी करने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे, ओके। इसलिए वो आपको पहले से यहाँ पे बता रहे हैं कि टोटल इनएक्टिविटी के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ही ओनली टू इंटरप्ट, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपनी सैडनेस को इंटरप्ट करो, क्रूअल एक्टिविटीज को रोको, जो हम वर्ल्ड को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, उसको रोको और इंटरप्ट करो अपनी सैडनेस। सैडनेस का मतलब यहाँ पे बेटा पता क्या है कि आप जो लगे पड़े हो ना भाग दौड़ में, कमाई कमाई कमाई, पैसा पैसा पैसा, इस चीज को मत करो, ठीक है, इस चीज को थोड़ी देर इंटरप्ट करो, इंटरप्ट मतलब रोको, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम फ्यूचर। हमें क्या करना चाहिए अपने नेचर, सॉरी हाँ नेचर, हमें अपने नेचर से कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि देखो पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे एक सिंबल अर्थ का हमारे, ठीक है, मदर अर्थ जो होता है हमारी, वो कहते हैं कि देखो हमारी अर्थ जो है वो कितनी रेनफोर्स है, एक आइडिया लेते हैं वो उससे, वो कहते हैं कि कितनी विजडम और कितनी एक्टिविटी है उसके अंदर, देखो आप, ठीक कि, और ट्रांसक्यूलिटी तो बहुत ज्यादा, और पीस कितनी ज्यादा, कि हम कितना कुछ कर रहे हैं अपने अर्थ के ऊपर, ठीक है, कितना ज्यादा उसको बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी वो कोई एक्शन नहीं कर रही, कितना ज्यादा शांत है, कितनी ज्यादा सोचती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अर्थ से कुछ सीखो, शांत रहना सीखो, ठीक है, इस तरीके से वो कहना चाहते हैं। फिर साथ में वो कहते हैं अर्थ जैसे काम और शूटिंग है, ठीक है, वैसा बनो आप, एंड थिंग्स अपीयर टू बी डोरमेंट बट आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव। वो कहते हैं कि थिंग्स कुछ ऐसे लगते हैं कि इनएक्टिविटी में है, पर एक्चुअल में वो एक्टिव रहती है, ठीक। जैसे वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जैसे कि अर्थ पे, ठीक है, विंटर के टाइम पे सभी पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पर एक्चुअल में ये थोड़ी ना कि वो मर जाते हैं, सीजन चेंज होता है वापस से वो अच्छे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे। एंड द पोएट स्टेट, वो आगे कहते हैं वी मस्ट टू ट्राई अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि हमारी लाइफ का मतलब क्या है और हमारी लाइफ के अंदर जो ये टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज है वो क्या है, एंड बीच एक्शन आर वर्थी बीइंग डन, जो हमारे लिए जरूरी है बस वही हमें करना चाहिए, बीच आर नॉट, ठीक है, जो नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये था कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा, ओके। चलो थर्ड पोएम हम करते हैं अपनी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, ओके, जॉन किट्स। चला ये थोड़ी देर पंगा, देखो बेटा आई थिंक्स ऑफ ब्यूटी में ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब हमारे जो जॉन किट्स है वो कहते हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती है वो इंटरनल होती है, कभी भी वो खत्म नहीं होती, फॉरएवर रहती है, हमेशा बनी रहती है, नेवर लूज इट चार्म, और वो ना ही कभी अपनी सुंदरता और ना ही कभी अपनी चार्म्स को खोती है, और हैज लास्टिंग इंप्रेशन, और वो हमेशा क्या करती है हमारे माइंड पर एक लंबा असर डालती है, हमेशा एक लास्टिंग इंप्रेशन डालती है। पॉइंट यहाँ पे इक्वेट करते हैं, पता इक्वेट मतलब बराबर मानते हैं ब्यूटी को हैप्पीनेस के, मतलब हमारे पॉइंट ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो हैप्पीनेस के बराबर है, ठीक। आगे वो कहते हैं ब्यूटी किड्स मीन, मतलब ब्यूटी जो है उसका मतलब क्या है किड्स के अकॉर्डिंग, देखो मतलब तो इक्वल, अगर मैं बात करूं तो इक्वल तो उन्होंने हैप्पीनेस के बराबर ही माना, पर जो जॉन किड्स है उनके लिए ब्यूटी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सन, फिर मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ये सारी ही चीजें, ठीक है, ब्यूटी है किसके लिए, जॉन किड्स के लिए, ओके। लेकिन बेटा ये ब्यूटी जो है ये आप लोगों के लिए कुछ और भी हो सकती है, या ये बहुत चीजें हो सकती है आपके लिए,
जो भी मतलब जो भी चीजें आपको क्या कर रही है, आपको खुश कर रही है, हैप्पीनेस दे रही है, ठीक है, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो या फिर कोई आपका जान पहचान का बंदा हो या कोई भी मतलब इंसान हो, जो भी चीज आपको खुशियां दे वो आपके लिए एक तरीके से ब्यूटी होती है। ओके, जॉन किड्स को ये सब चीजें खुशी देती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पोम के अंदर बोला कि ये मेरे लिए क्या है, ब्यूटी है। ओके, उसके बाद ये सब ब्यूटी हमें क्या कर रही है, सैड दे रही है। जैसे हमारे यंग और ओल्ड ट्रीज हैं, वो सब हमें क्या देते हैं, एक छाया देते हैं जिसके अंदर हम रह सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे ब्यूटी मतलब इसको लेकर इन्होंने कहा था कि जो क्रीचर्स हैं वो इस ओल्ड और यंग ट्रीज की साइड में रहते हैं और एक गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, अच्छी ब्रीथिंग लेते हैं इस तरीके से, और वहां पे सोते हैं बड़े प्यार से, वो भी फ्री टेंशन एकदम, मान लो, ठीक है, उनको कोई टेंशन नहीं होती, अच्छी अच्छी ड्रीम्स देखते हैं वहां पर। इस तरीके से इन्होंने यंग और ओल्ड ट्रीज को कंपेयर करा वहां पर, ठीक है, क्रीचर्स के साथ। ओके, फिर क्लियर रील्स। क्लियर रील्स का मतलब बेटा यहाँ पे हमारी क्लियर एकदम स्ट्रीम्स, मतलब रिवर्स, हमारी रील्स का मतलब होता है रिवर्स। ओके, मक्स रोज मतलब एक तरीके का ऐसा रोज, ठीक है, जिसके पास बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, ठीक। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, हमें एक ब्यूटी है और हमें जीने के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है कि आप जियो, ठीक है, और अपनी सैडनेस को क्या करो, खत्म करो। एंड दिस ऑल आर द पावर, और ये सारी की सारी चीजें इतनी पावर रखती है अपने पास कि हमारी स्पिरिट जो मतलब हमारी आत्मा है उसको अच्छा सेंस देती है और पीस और सेरेनिटी देती है हमें। ओके, आगे वो कहते हैं कि लाइफ जो है हमारी, किसी भी इंसान की लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा ट्रायल्स और ट्रिबुलेंस होती है, काफी ज्यादा दिक्कतों भरे, मतलब कह सकते हो आप समस्याओं से भरी होती है एक तरीके से, और दर्द, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जो बहुत ज्यादा क्रूअल्स होते हैं, बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से सैडनेस होती है कई बार हमारे पास, और कई बार डिसअपॉइंटमेंट, देखो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, क्योंकि कई बार हम कुछ करने जाते हैं पर एक्चुअली में वो सही से नहीं होता, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में भरी पड़ी है बेटा, है ना। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या होता है, डेथ ऑफ नोबल वैल्यूज, और इन सब चीजों से क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर जो उनकी नोबल वैल्यूज होती है, उनकी अच्छी बातें होती है, वो सब मर जाती है। लेकिन मैंस लाइफ बिकम द बोर्ड, ठीक है, लेकिन वो जो आदमी है, कोई एक इंसान है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कीमती है। एंड बिकॉज द ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है, किसके जो ब्यूटीफुल थिंग्स एंड बीच फ्लैश अपॉन द माइंड स्क्रीन, ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स यही माइंड फ्लैश करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, और हमें दिखाते हैं कि कितनी जरूरी है हमारी जिंदगी। एंड व्हील ऑफ द ग्लूम, और ये हमारे एक तरीके से मान लो हमारी सैडनेस, ग्लूम मतलब यहाँ पे सैडनेस है, सैडनेस से, ठीक है, जो सैडनेस डे होते हैं उनसे हमारे क्या करती है, पर्दे हटाती है और हमें एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। ओके, आगे वो क्या कहते हैं, आगे ग्रैंड लेगेसी ऑफ माइटी डैड, वो कहते हैं कि जो हमारे माइटी डैड है, जो हमें ग्रैंड लेगेसी देके गए, हमें एक अपनी विरासत देके गए हैं, ठीक है, उन विरासत को हम क्या करते हैं, उनकी लवली टेल्स, उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानियां सुनते हैं, और हमारी सब्लिमिनेटिंग होती है इफेक्ट ऑन मैन, और हम लोगों पे क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे ना पोइट ने ग्रैंडुअर्स ऑफ डूम्स के साथ, ठीक है, माइटी डैड को कंपेयर किया पोएम के, ठीक है, स्टैंजास के अंदर। तो जो ग्रैंडुअर्स हैं, ये वो पर्संस होते हैं बेटा जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो पर्संस को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालते हैं किसी भी के माइंड पर। और भाई माइटी डैड हमारे वो बंदे होते हैं जो बेटा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक, और जिस वजह से उनको लंबे समय तक याद रखा जाता है। तो सिंपल चीज है, दोनों ही चीजें एक ही बात है, ग्रैंडुअर्स ऑफ डूम्स और माइटी डैड, तो इसलिए इन दोनों को एक साथ कंपेयर किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आता है तो आपको दोनों का मतलब बता देना बस, और कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर। ओके, और इनकी लवली लवली टेस्ट तो हम सुनते ही हमारे अंदर मोटिवेशन आता है वो सुन के, इस तरीके से। चलो फोर्थ पोएम पे बात करते हैं, ठीक है, रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखो इसके सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको बेटा, इस पोएम के अंदर हमारे रॉबर्ट फॉरेस्ट ने, ठीक है, डिवाइड करा है, रूरल सेक्शन को अलग करा है और हमारे जो अर्बन सेक्शन है उसको अलग डिवाइड करके देखा है। यहाँ पे क्या करा, रूरल फोल्क हैव द इरेक्टेड रोड साइड स्टैंड, इन्होंने दिखाया कि रूरल जो फोल्क है, मतलब जो गांव के लोग हैं, वो रोड साइड रहते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एक साइड में रहते हैं ओल्ड हाउसेज में, मतलब पुराने घरों में, और क्या करते हैं, रोड के साथ, मतलब रोड के बगल में कुछ अपनी दुकानें लगा लेते हैं, और जिन दुकानों पर वो बैरीज या स्क्वैश बेचते हैं, मतलब बैरीज वगैरह, ठीक है, स्क्वैश, और स्क्वैश एक तरह का फ्रूट होता है, ठीक है, जो पीले पीले कलर का होता है थोड़ा, और उसके ऊपर थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर होता है। ओके, चलो, तो वो बेचते हैं वहां पर, एंड वहां से क्या होता है, कुछ पोलिश्ड मतलब यहाँ पे सिटी पीपल को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है सिटी पीपल्स को, और वो फील करता है इरिटेट। लेकिन ये जो सिटी पीपल्स होते हैं ना, पोलिश पर्संस, ये बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं इनके इन सभी स्टैंड से, और ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पेंटेड और एक गंदे से, और ये मतलब एक तरीके से रॉन्ग डायरेक्शन के क्या है, साइन है, मतलब ऐसा बोलते हैं पोलिश पर्सन, ठीक है, वो गंदा बताते हैं इनके स्टैंड को, और वो कहते हैं कि हमारे नेचर को गंदा कर रहे हैं ये, ठीक, और हमारी सिटी के जो लोकेशन है उनको बेकार कर रही है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोली है हमारे पोइट ने कि रोड साइड स्टैंड वालों के पास भी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए उनका एम ये होता है कि वो अपना कुछ पैसा कमाए, कुछ हार्ड कैश कमाए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए अपनी लिविंग को, ठीक है, नॉट बेगिंग, मतलब वो कह रहे हैं कि बेगिंग नहीं करते, वो कोई वो भीख नहीं मांग रहे,
ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट भी है अपनी। क्लियर। उसके बाद वो कहता है रूरल फोल्क जो होता है वो प्रॉमिस करता है, रूरल फोल्क को मतलब ऐसा प्रॉमिस किया जाता है बेटा हमारे कुछ सिटी से या रिहेबिलिटेटिंग करने के लिए उनको बोला जाता है रूरल फोल्क से कि हम आपको क्या करेंगे सिटीज में, ठीक है, जगह देंगे रहने के लिए, या आपको ऐसी जगह में हम मतलब सिटी के आसपास हम आपको जगह दे देंगे जहाँ पे जैसे कि थिएटर वगैरह बनेंगे तो वहां पे आपको जगह दे देंगे। तो वो सोचते हैं कि यार चलो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो थिएटर वगैरह बनेगा तो उनका सामान बिकेगा वहां पे, वो पैसा कमा पाएंगे, लिविंग को इंप्रूव कर पाएंगे, तो वो ऐसा सोचते हैं। पर एक्चुअल में क्या होता है पता है बेटा, ये सारे वादे जो होते हैं वो ग्रीडी गुड ड्यूअर्स के द्वारा किए जाते हैं। ग्रीडी गुड ड्यूअर्स मतलब वो रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, या वो बिजनेसमैन जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और अपना फायदे के लिए इन सभी लोगों से झूठे वादे कर देते हैं। आगे बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे जो बताया गया यहाँ पे वो है बेटा पॉलिटिशियंस आपके, ठीक है, जो झूठे झूठे वादे करके आते हैं, ठीक है, और वादे कर देते हैं, वोट वगैरह इनसे ले लेते हैं और बाद में जाके इनके लिए बेचारों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, और इनसे झूठे वादे करके और इनके जो हैबिटेंट्स होते हैं मतलब जहां पे ये रह रहे हैं बेचारे उन जगहों को भी इनसे छीन लिया जाता है इनसे झूठे वादे करके। और वहीं आगे क्या कहते हैं पॉइंट हमारे, वो कहते हैं कि स्टैंड ओनर्स जो है सफर करते हैं चाइल्डिश लॉगिंग, चाइल्डिश लॉगिंग से सफर करते हैं हमेशा कौन, स्टैंड साइड वाले ओनर। इसमें कहने का मतलब यह है चाइल्डिश लॉगिंग का मतलब कि हर एक स्टैंड रोड साइड स्टैंड में जो बंदा लगा रहा है अपनी शॉप, वो हमेशा सुबह सुबह अपनी दुकान एक इस उम्मीद में खोलता है कि बेटा कोई आएगा, ठीक है, कोई गाड़ी तो रुकेगी, ठीक है, कोई सेल्फिश कार तो आके यहाँ रुकेगी, ठीक है, और हमसे कुछ सामान खरीदेगी और हमें कुछ हार्ड कैश देगी जिससे हम अपनी लिविंग को इंप्रूव कर पाएंगे, ऐसा सोचते हैं। और वो सुबह से लेकर शाम तक बेचारे इसी उम्मीद में दुकानों को खोल के रखते हैं, ठीक है, और एक्चुअल में वहां पर कुछ गाड़ियां आती तो है, रुकती भी है, पर एक्चुअली उनसे कोई सामान खरीदती नहीं है। कुछ क्या करती है, या तो कुछ पूछती है कि कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये कहाँ पे जाना है, ठीक है, अपने मतलब डेस्टिनेशन से पूछती है, ठीक, या फिर कोई पेट्रोल पंप के बारे में पूछती है कि भाई ये गैस पंप कहाँ है, पेट्रोल पंप क्या है, बस, या फिर कोई रुकती भी है तो टर्न लेने के लिए, यू टर्न लेने के लिए रुकती है। क्लियर। इस तरीके से गाड़ियां वहां पे रुकती है पर कुछ भी उनसे नहीं लेती, सिर्फ उनसे क्या करती है एक तरीके से चीजें पूछती है और चली जाती है, मतलब एक तरीके से साइन बोर्ड मार रखा है उनको कि भाई एड्रेस बताते रहो बात करना। और कुछ ऐसी होती है जो अपनी डेस्टिनेशन को अपने माइंड में सेट करती हैं और चलती चली जाती हैं, बिल्कुल भी रुकती नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है बेटा, जो चाइल्डिश लॉगिंग है वो यही है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। कुछ लोग देखो यहाँ पे कह रहे हैं पीपल स्टॉप एंड परचेज अ फ्यू थिंग्स, और ये चाहते हैं बेचारे चाइल्डिश लॉगिंग में उम्मीद में कि खड़े रहते हैं कि कुछ खरीदे हमसे, कोई रोक रुक के, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। बट जो ये लॉगिंग है ना बेटा ये एकदम बैन है, यूजलेस है, कुछ फायदा नहीं मिलता उन लोगों को बेचारों को। और आगे द पोइट ये फील करता है, ठीक है, इनके पेन को देखते हुए, इनको दर्द को देखते हुए, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेंस होता है वो, ठीक है, वो भी उदास हो जाता है। और साथ में वो ये भी कहता है कि रोड साइड स्टैंड वाले हमेशा रोज क्या होता है कि रोज अपने शाम को वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस चीज से जब उनका सामान नहीं बिकता। ओके, तो चलो फोर्थ पॉइंट भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी फिफ्थ पॉइंट है मतलब पोएम है, लास्ट पोएम है आपकी एंड जेनिफर्स टाइगर, जो कि एंड्री रिच के द्वारा लिखी गई है। आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, देखो एंड जेनिफर्स के जो टाइगर है बेटा, सबसे पहले वो सिम्बलाइज कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को, हर साल इज बेरफ ऑफ, क्योंकि एंड जेनिफर आपको पता खुद तो ये स्पिरिट नहीं ले पाई अपने अंदर फ्रीडम की, क्योंकि वो फ्रीडम नहीं जी पा रही, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटेड है और उसको बात बात पे डांटता है, ठीक है, और बात बात पे उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। इस वजह से तो इस वजह से उसने क्या करा, अपने टाइगर्स को सिम्बलाइज करवाया एज अ स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। ओके, चलो उसके जो टाइगर्स है बेटा वो देखो, वो एक ऐसी जगह के डॉयलर्स हैं, मतलब डॉयलर्स मतलब एक तरीके के ऐसे निवासी हैं एक ऐसी जगह के, ठीक है, जिसे आप रेसिडेंट वर्ड यूज कर सकते हो। डॉयलर्स अगर आपको याद ना है तो रेसिडेंट लिख लेना। तो वो ग्रीन फॉरेस्ट के रेसिडेंट है, ठीक है, आर फियरलेस है, एकदम फियरलेस है, वो डरते नहीं है किसी से भी, और फ्यूरियस है बहुत ज्यादा, ठीक, उछल कूद करते रहेंगे। दिस इज स्टार कॉन्ट्रास्ट सरप्राइज द वुमनहुड, और ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट किया है वुमेन मतलब एंड जेनिफर ने अपनी रियल लाइफ से, ठीक है, इन टाइगर्स को, क्योंकि उसकी रियल लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ठीक है, और ना ही थी। क्लियर। और जैसा उसने अपने टाइगर्स को क्या करा है यहाँ पे शो करा है। और बेटा यहाँ पे जो ये ग्रीन फॉरेस्ट है ये उसका वो पर्दा जो बनाया ना, मतलब जिस चीज को उसने वो बनाया है टाइगर्स, ठीक है, एक कपड़ा है वो, उस कपड़े को ने जो ग्रीन कलर करा पीछे, उस कलर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ग्रीन फॉरेस्ट ऐसे। ओके, आगे वो कहती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारी जो पोइट है वो कहती है कि अंकल मेड हर लाइफ वेरी बर्डन सम, उसके अंकल ने उसकी इस लाइफ को बनाया बर्डन, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो बर्डन आया है ना उसके ऊपर, ये सब उसके अंकल की वजह से आया है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ मैसिव वेट, और बहुत ज्यादा मैसिव वेट है उसके ऊपर। मैसिव वेट का मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा वजन है उसके ऊपर, या आप कह सकते हो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैरिड लाइफ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसे हमने बोला गया यहाँ पे मैसिव वेट। एंड
अंकल वेडिंग बैंड की वजह से वो आया है, ठीक है, ये सारा मैसिव बेट उसके ऊपर, एंड सिंबलाइज द मेल डोमिनेशन। और जो ये वेडिंग बैंड है ये सिंबलाइज कर रहा है किसको बेटा, मेल डोमिनेशन को। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे कहा गया है रिंग रेफर टू कन्फाइंस, और जो ये रिंग पहनी है उसने वेडिंग बैंड के तौर पर, ठीक है, वो कन्फाइन करती है, कॉन्स्टेंट मतलब कुछ रुकावटें लगाती है उसकी लाइफ पर, और डिमांड ऑफ मैरिज, और जो भी मैरिज की डिमांड है वो पूरी करो, एंड बाइंड अ वुमन, और एक औरत को बांध लिया जाता है इसके साथ, विद इन द विवियस ग्रिप ऑफ द अनहैप्पी मैरिड लाइफ, जिस लाइफ से वो खुश नहीं है उस लाइफ के साथ उसे बांध लिया जाता है। ओके बेटा जी, हमारी जो पोएट है एंड्री रीच वो बताती है कि इवन आफ्टर डेथ, यहाँ तक कि जो अन जेनिफर है वो मर भी जाएगी ना बेटा, तब भी वो फील करती रहेगी टेरिफाइड, मींस वो डरती रहेगी इस ट्रूमा से। मतलब ट्रूमा मतलब बेटा जो भी चीजें उसके साथ मैरिड लाइफ में हुआ है, उसके पति ने उसे मारा पीटा, जो भी मतलब उसको डांटा, ये सब करा, ठीक है, वो सब उसको याद रहेगा मरने के बाद भी, और वो फील करती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो जो भी उसका जो मतलब फेस ड्यू टू हर डोमिनेटिंग हस्बैंड, जो भी उसका डोमिनेटिंग हस्बैंड था, जो भी उसने करा वो सब ट्रूमा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एन जेनिफर ये डेथ के बाद भी फील करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बेटा आपको मैं बताऊं, जो उसने रिंग पहनी है ना, वेडिंग बैंड पहना है अपनी उंगली में, ठीक है, वो वेडिंग बैंड तो उसका उतरने वाला नहीं है मरने के बाद भी, तो वो वेडिंग बैंड उसके उंगली में रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो फील करती रहेगी मरने के बाद भी। ठीक है, क्या फील करेगी कि उसके पति ने उसके साथ क्या क्या किया मेल डोमिनेशन में, ठीक है वो। ओके, लेकिन उसके जो टाइगर्स हैं, ठीक है, उसके जो टाइगर्स हैं, ठीक, वो तो एकदम फ्री रहने वाले हैं, स्पिरिट ऑफ मतलब फ्रीडम में है, और काफी ज्यादा फियरलेस है, इसलिए तो वो ये करना चाहते हैं यहाँ पे कि अंट जेनिफर अपने लाइफ को सरवाइव करना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है अपनी नाइटिंग के अंदर, मतलब अपनी एम्ब्रॉइडिंग करने के अंदर, जो उसने ये बनाए हैं टाइगर्स, ठीक है, वो चाहती है कि मैं अपनी इस ड्राइंग के अंदर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ जिंदा रहूं, और वो सच में रहेगी भी जिंदा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को उसमें क्या कर दिया, एक नाइटिंग कर दिया, बुन दिया पूरा इस वजह से। और इसको कई बार कंपेयर भी किया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को कि किस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है नाइटिंग की स्पिरिट है, थिंक ऑफ ब्यूटी के साथ कंपेयर कर सकते हो आप, इसको ध्यान रखना। एंड द टाइगर सी नाइटिंग ऑन द प्लेन एंड विल रिमेन फियरलेस एंड ब्रेव एंड मेजेस्टिक। ओके, लेकिन अंट हरसेल्फ एंड विल रिमेन अलाइव, क्योंकि अंट यहाँ पे फील होती रहेगी कि वो जिंदा है फ्रॉम हर आर्ट, अपनी आर्ट से, ओके, एंड हर फॉर्म, और अपनी इस फॉर्म से। ओके, तो चलो बेटा जी, आपके फॉर्म्स भी खत्म हुई कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना विस्टास के चैप्टर। ओके, तो विस्टास का सबसे पहला चैप्टर जो हमारा वो है द थर्ड लेवल। ओके, जैक फिलिप। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स इसके। तो मेन कैरेक्टर में सबसे पहला है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड पर्सन है एक, ठीक है, और इस पूरी कहानी का करता धरता जो है यही पर्सन है। ओके, और ऑल्सो नरेटर है इस स्टोरी का, एंड ही इज नॉट हैप्पी। ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी प्रेजेंट लाइफ से, बेचारे की बीवी परेशान करती होगी इसलिए, ठीक है, खुश नहीं है। क्लियर? और यही रीजन है, इसकी बीवी भी से थोड़ा सा परेशान करती है, और कुछ ये प्रेजेंट लाइफ से भी खुश नहीं है अपनी, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में इसे बहुत ज्यादा क्या लगता है, इनसिक्योरिटी फील होता है इस वजह से। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन ये क्या हो रहा था, अपने घर जा रहा होता है, तो ही रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो जब ये घर जा रहा होता है तो ये अचानक से क्या होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है, जल्दी के चक्कर में, क्या जल्दी मुझे घर पे जाना है, ठीक है, इस वजह से। तो ये क्या करता है, शॉर्ट रास्ता पकड़ता है, तो शॉर्टकट रास्ता जो होता है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का होता है। ओके, ये चला जाता है, पर एक्चुअल में वहां पे ना जिस स्टेशन जिस मतलब लेवल पे ये जाता है वो लेवल वहां पे एक्चुअल में एक्सिस्ट करता ही नहीं है। ओके, चलो अब दूसरा जो यहाँ पे कैरेक्टर है बेटा वो है सैम, जो कि साइक्रिस्ट मतलब साइक्रिस्ट है यहाँ पे, जो इसका फ्रेंड भी है चार्ली का, एंड लुइजा, और एक है लुइजा जो चार्ली की वाइफ है। ठीक है, चलो अब यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, चार्ली की इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो थर्ड लेवल को लेकर उसने क्या करा, डिस्क्रिमिनेशन करा है। देखो सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्राइब करा है। आपको बताता हूँ, थर्ड लेवल को पूरी तरह से ना एक तरीके से इमेजिनेशन करा है हमारे चार्ली ने। तो यहाँ पे सबसे पहले वो पता है क्या कहता है, थर्ड लेवल पे क्या है, स्मॉल रूम्स है, फ्यूअर टिकट विंडोज है, मतलब कुछ विंडोज है जहां पर टिकट मिल रहे हैं, वुडन ओल्ड स्टाइल इंफॉर्मेशन, बूथ है वहां पे, ठीक है, मतलब लकड़ी से बने हुए कुछ बूथ है जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, एंड डरबी हैट एंड गोल्ड पॉकेट एंड बोचीज है, मतलब कुछ डरबी हैट वाले बंदे हैं जो डरबी हैट मतलब टोपी पहन रहे हैं, ऐसी ऊंची ऊंची टोपी होती है वो वाली, ठीक है, और पॉकेट बोचीज है उनके पास, मतलब जो जेब में डाल के नहीं रखते घड़ियों को, वो वाली। एंड कुछ आदमी है जिनके पास मतलब जिनकी ब्रिड्स में बड़ी बड़ी दाढ़ियां एंड साइड वंस और मोस्टेक कैसी, एंड वुमेन विद द स्कर्ट्स, जो कुछ औरतें हैं वो स्कर्ट पहन रही है, हाई बटन शूज पहन रखे हैं, लैग ऑफ बटन स्लीव्स पहन रखे हैं उन्होंने, ऐसा। एंड ब्रास स्पूटन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे एक ब्रास स्पूटन मतलब एक बर्तन देखा उसने, एंड साथ में ओपन फ्लेम गैस लाइट देखी उसने वहां पर, ओल्ड स्टाइल लोकोमोटिव देखी उसने, और न्यूज़पेपर देखा उन्होंने द वर्ल्ड 11 जून 1984 का, एंड चार्ली विशिष्ट टू बाय 2 टिकट, चार्ली की इच्छा करी कि वहां पे 2 टिकट खरीदे गिलेसबर्ग जाने के लिए, ठीक है, और क्लर्क स्टार एट हिम, क्लर्क जो था मतलब जिससे वो टिकट खरीद रहा था वो बंदा उसको घूर के देखने लगा,
क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जो थी चार्ली के, वो करेंसी एकदम क्या थी, डिफरेंट थी उस समय के मुकाबले। एंड मूव फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पास्ट टू प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में गया था, क्योंकि वो तो ऐसी चीज कुछ वहां पे है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो स्टोरी है 1984 की नहीं है, ये आपकी सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उस टाइम की स्टोरी है। तो ये बंदा 1984 की बात कर रहा है, जबकि वो टाइम कब का है, 1945 के करीब करीब का टाइम है। अब वो बात कर रहा है हमारा, सॉरी 1894 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से तो वो पास्ट में जा रखा है, तो पास्ट की करेंसी और प्रेजेंट की करेंसी तो अलग थी, इसलिए तो वो क्लर्क जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है भाई यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे क्या करूंगा, जेल में भेज दूंगा। तो वो वहां से चला जाता है, ठीक है, चार्ली। पर उसके अंदर ना एक डेस्परेशन आ जाता है, मतलब डेस्परेट हो जाता है वो, हो जाता, ठीक है, कि मुझे जाना है वहां पर। ओके, फिर क्या होता है, और लूसा जो होते हैं ना, इन्हीं सभी चीजों से वो बहुत ज्यादा बरीड रहती है, डिसबिलीफ रहती है हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डिसबिलीव रहती है और बहुत ज्यादा बरीड रहती है अपने इस हस्बैंड की इस नेचर से। ओके, तो बेटा जो लुइस है वो बहुत ज्यादा बरीड है और डिसबिलीफ है, ठीक है, अपने हस्बैंड के इस बिहेवियर से। ओके, उसके बाद देखो आपको मैं बताता हूँ, जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के, वो कसम खा रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 ही लेवल है, ठीक है, तीसरा तो है ही नहीं, तू कैसे कह रहा है तीसरा है। चार्ली गेट्स नोट फ्रॉम द सैम, फिर ना चार्ली को अचानक से एक नोट मिलता है, मतलब एक लेटर मिलता है 18 जुलाई 1894 की डेट का। तो उस पर लिखा होता है कि चार्ली क्या, देखो सैम क्या कह रहा होता है उसको कि हाउ टू कीप ऑन द सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि भाई तू थर्ड लेवल को ढूंढता रहे, ठीक है। थर्ड लेवल एक्चुअल में क्या करता है, परसेंस करता है, मतलब वो है हकीकत में एक्सिस्ट करता है। तो सैम इज द ग्लेसबर्ग, सैम ऐसा भी कहता है लेटर में कि भाई मैं ग्लेसबर्ग पहुंच गया हूँ, एंड वर्ल्ड ऑफ पीस, और वहां पे संसार की सबसे ज्यादा शांति है, एंड स्टार्ट है बिजनेस, और उसने वहां पे जाकर अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑफ हे एंड ग्रेन्स एंड कैटल, और उन्होंने है ग्रेन्स और कैटल्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया वहां पे, और एंजॉय हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, और वहां पे बड़े प्यार से और काफी अच्छी लाइफ जी रहा है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, सैम कहता है, ठीक, सारा का सारा कुछ लेटर के अंदर, किससे, चार्ली से। फिर फर्स्ट डे कवर स्टैम्प जो होती है उसकी कलेक्टर बाय स्टैम्प्स ऑन द डे रिलीज, ठीक है, उस पर जो स्टैम्प लगे होते हैं वो फर्स्ट डे स्टैम्प होती है उसकी ये लेटर, और मेल एंड एनवेलप सेल विद द ब्लैंक पेपर इन इट विद द पोस्टमार्क डेट, और उसके ऊपर पोस्टमार्क डेट होती है जो लेटर उसको मिलता है सैम का उस पे, और फिर जो एनवेलप होता है वो रिमेन अनओपन, और वो अनओपन रहता है, मतलब किसी ने उसको ओपन नहीं करा था, फिर चार्ली उसको ओपन करके देखता है तो उसको ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती है। ओके, तो ये था बेटा थर्ड लेवल आपका कंप्लीट हुआ ये चैप्टर भी रिमेंबर पॉइंट्स के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हमारा सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, ठीक है, जो कि लिखा गया है कल्कि के द्वारा। तो सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। पहला कैरेक्टर बेटा इसमें चीफ एस्ट्रोलॉजर, काफी बुद्धिमान एक एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है। दूसरा फिर इसके अंदर दीवान है जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है टाइगर किंग का। फिर मेन कैरेक्टर है टाइगर किंग जो कि महाराज है, और पूरी की पूरी स्टोरी के, ठीक है, करता धरता यही है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इनके बहुत सारे नाम भी है बेटा, जैसे कि सर जंग जंग बहादुर एंड MAD ACTC एंड क्रैक, ये सब है ना। ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर भी है इसके अंदर एक, और एक दुर्साइनी भी है। दुर्साइनी ध्यान रखना, ये है इनकी वाइफ, वाइफ ऑफ दी हाई रैंकिंग ब्रिटिश, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी वाइफ है ये, और इनका कैरेक्टर काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको। दुर्साइनी कौन थी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी, ठीक है, और काफी ग्रीडी वुमेन थी, बहुत ज्यादा ही लालची वुमेन थी, इतनी ज्यादा लालची वुमेन थी कि इनको 50 डायमंड की रिंग बेचता है राजा टाइगर किंग। ये सोचता है वो कि 2-3 रिंग रखेगी, वो 50 की 50 रख लेती है वो की, ठीक है, क्योंकि लालची थी ना इसलिए। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ से स्टोरी देखते हैं। महाराज जो थे मतलब द टाइगर किंग काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड थे, मतलब कुछ अलग ही प्रकार के बच्चे पैदा हुए थे ये। और प्रिडिक्शन अबाउट हिज डेथ एंड ड्यू टू टाइगर द चाइल्ड वाज बोर्न एंड अंडर द बुल स्टार एंड बुल टाइगर, ठीक है, एंड आर द एनिमीज। अब यहाँ पे देखो पता क्या हुआ था बेटा, इनकी प्रिडिक्शन करी गई एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे इनके द्वारा, ठीक, और बोला गया कि जो ये बच्चा है ना, ठीक है, तो ये बच्चे की जो मतलब राशि है, या मान लो जिस उसमें बॉम्ब में पैदा हुए हैं वो बॉम्ब था बुल स्टार, और बुल स्टार बॉम्ब, ठीक है, और इस वजह से ना बुल और टाइगर, मतलब एक बुल से और एक टाइगर से इनकी मौत को क्या है, खतरा है, ऐसा बोला जाता है उस एस्ट्रोलॉजर के द्वारा इस बच्चे को। आगे क्या होता है, 10 days ओल्ड चाइल्ड सरप्राइज ऑल बाय द हिज इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, 10 दिन का ये जो बच्चा होता है, ठीक है, इन सब क्वेश्चनों को सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्लियर, एंड द बॉय ग्रो अप जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, राइट, जैसे कि रॉयल चाइल्ड बच्चे होते हैं वैसे उसको उठा लिया जाता है, एंड सच एज द बाय एंड ड्रिंकिंग द मिल्क, उसे भी दूध पिलाया जाता है, बाइट इंग्लिश काउ का, एंड लुक्ड आफ्टर द बाय इंग्लिश मैनी नैनी एंड वॉचिंग एंड इंग्लिश मूवीज, ठीक है, जो नैनीज मतलब जो उनको पालती पुलती है बच्चे को वो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ, ये बच्चे क्या करता है जब ये 10 दिन का होता है, जब सरप्राइज होता है तो बहुत ज्यादा अपने मुंह से क्यों क्यों करने लग जाता है, और ये कहता है कि मैं हाँ अवे मतलब बी अवेयर हो जाता है, ये लोएंसिया से बोला जाता है इसको।
उसके बाद देखो व्हेन ही वाज 20, जब ये 20 साल का होता है बेटा तो इसको ना क्रोन मिलता है, मतलब इसको राजा बना दिया जाता है, ठीक, उस जगह का प्रतिबंधपुरम का। और फिर जो प्रिडिक्शन की गई थी ना इसके बारे में कि इसकी डेथ हो जाएगी टाइगर से, ठीक है, या बुल से, इसको सावधान रहना है, तो मस्त उसी चीज के बारे में क्या करता है, सोचता है सबसे पहले, मतलब किंग बनते ही सबसे पहले इसने यही सोचा, ठीक है, अपनी डेथ के बारे में कि ये कैसे मरेगा, तो उसी चीज को इन्हें क्या करा, मिशन बना लिया अपना। इनने क्या करा, ऑन बट स्टार्टेड, इनने बोला कि भाई मेरा सबसे पहला मिशन यही है कि मैं सबसे पहले उन टाइगर्स को मार दूंगा, ठीक है, जो मेरे लिए खतरा है, और कसम खा लेता है कि जब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा राजपाट का, जब तक मैं इन शेरों को ना मार दूं। और अपने सारे के सारे स्टेट्स के अंदर जो भी स्टेट इसके मतलब अंडर आते थे उन सभी स्टेट्स में ये मना कर देता है कोई भी टाइगर नहीं मारा जाएगा किसी और के हाथों से। ओके, फिर बट चीफ एस्ट्रोलॉजर बोन, फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास जब ये एक शेर को मार के भेजता है ना, तो वो चीफ एस्ट्रोलॉजर इसे वार्निंग देता है, कहता है कि बस महाराज ऐसे ही 100 शेर मार देना आप, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, पर जो 100वें नंबर का शेर होगा उससे थोड़ा सा आप क्या रहना, केयरफुल रहना। एंड ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स एंड दस द किल्ड 70 टाइगर्स। ये क्या करता है, टाइगर्स को मारता रहता है, ठीक है, और करीब 10 से 11 साल के अंदर ये 70 टाइगर्स मार देता है, ठीक है। एंड एट द टाइम द बुलेट मिस, और एक बार क्या होता है बुलेट मिस हो जाती है किंग फोर्ट, तो कई बार क्या होता है बुलेट मिस भी हो जाती थी, तो राजा एकदम बिना, ठीक है, बंदूक वगैरह के शेरों से लड़ा करता था और उनको मार दिया करता था, और हर बार राजा ही जीतता था, मतलब टाइगर किंग ही जीतता था। और फिर इसने क्या करा, जब इसके 70 शेर्स मार दिए प्रतिबंधपुरम में, तो इसके आसपास के जो स्टेट थे उन सब में ना शेर्स खत्म हो गए थे, जिसके मतलब इसके कंट्रोल में थे स्टेट्स। तो इनने क्या करा, इनने डिसाइड करा कि अब मैं शादी करूंगा और एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके राज्य में बहुत सारे क्या हो, शेर हो, ठीक है। एंड फिर वन टाइम द हाई रैंकिंग ऑफिसर, फिर ना एक बार क्या होता है हाई रैंकिंग ऑफिसर पहुंच जाता है, ठीक है, इसके प्रतिबंधपुरम में, एंड बोर्न टू गो एंड फॉर द टाइगर हंट, और वो बंदा ना टाइगर्स को मतलब हंटिंग करना बहुत पसंद करता था, ठीक है। एंड हाउर द महाराज डिक्लाइंड हिज विश, लेकिन महाराज क्या करता है, उसकी इस इच्छा को मना कर देता है। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट फ्रॉम द रॉथ एंड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर के इस गुस्से से, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है ब्रिटिश ऑफिसर को, क्योंकि उसको मना कर देता है वो, ठीक है, कि तू यहाँ पे टाइगर को हंट नहीं कर सकता इस वजह से, ठीक है। तो महाराज क्या करता है, उसकी बीबी को ना 50 डायमंड की रिंग बेचता है, पर उसकी बीबी बहुत ज्यादा ग्रेडी थी, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लालची थी, तो इस वजह से वो 50 की 50 रिंग रख लेता है, जबकि महाराज ये सोचता है कि 2 या 3 रिंग रखेगी भाई, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे बाकी, नहीं वो 50 की 50 रख लेती है। इससे क्या होता है, महाराज के 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, पर महाराज फिर भी बहुत ज्यादा खुश होता है, चलो कोई नहीं, 3 लाख खर्च होकर क्या हुआ, अपना कम से कम राजपाट तो मैंने बचा लिया, इस तरीके से। ही किल्ड 99 टाइगर्स, अब वो 99 टाइगर्स तो उन्हें मार दिए, कैसे, प्रतिबंधपुरम में 70 मारे और 29 अपनी बीवी के स्टेट में मारे, ठीक। उसके बाद 99 हो गए उसके, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक टाइगर उसका रह जाता है, तो वो टाइगर क्या होता है, उसको मिलते नहीं है। अब क्या होता है, दीवान बोट है ना ओल्ड टाइगर, दीवान क्या करता है, जब दीवान को धमकी देता है राजा कि भाई तुझे मैं जॉब से निकाल दूंगा, तो दीवान डर के मारे एक टाइगर को ले आता है, ठीक है, तमिल साइड मद्रास की साइड से टाइगर, ठीक है, और उसको लाकर जंगल में, ठीक है, छोड़ देता है, जहां पे महाराज क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। और टाइगर एम करता है, ठीक है, उस टाइगर को, मतलब जो टाइगर को लाके छोड़ता वहां पे दीवान, बट एक्चुअल में क्या होता है ना, टाइगर किंग की जो बुलेट होती है वो मिस कर जाती है, और किंग ये सोचता है कि मैंने उस टाइगर को क्या कर दिया, मार दिया, और वहां से चला जाता है अपने हंटर्स को बोलकर कि भाई इसकी जो बॉडी है उसको लेकर आओ महल में, ठीक है, एज अ दावत पर, क्लियर। एंड आफ्टर द किंग बैंड अवे द टाइगर ओपन हिज आईज, जैसे ही जो टाइगर के हंटर होते हैं वो जाते हैं उसके पास, तो वो देखते हैं भाई टाइगर तो जिंदा है, तो टाइगर का एक हंटर क्या करता है, उसको दूर से खड़े होकर गोली मार देता है और उसको खत्म कर देता है, ठीक। और इस तरीके से क्या करता है, उस टाइगर को मार के वो पोसेंस पे ले जाते हैं, मतलब दावत पे ले जाते हैं, ठीक है, किंग के महल में। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, इन सबके बाद टाइगर को, मतलब टाइगर किंग जो होता है उसको तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 100 शेर मार दिए, पर एक्चुअल में क्या होता है ना, ठीक, वो शेर नहीं मार पाए, क्योंकि 99 मारे थे, एक शेर जो लास्ट मारा था वो बच गया था, उनके हंटर ने मारा था, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो किंग क्या करता है, एक दिन उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो किंग क्या करता है, वुडन टाइगर खरीद के लेके जाता है अपने बेटे, मतलब अपने बेटे को गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद जो सिल्वर पिर्स होते हैं उसमें निकले हुए थोड़े से, मतलब कील वगैरह निकली हुई होती है थोड़ी सी उस टाइगर में, क्योंकि वो बिल्कुल फर्निश नहीं होता अच्छे से, ठीक है, इस वजह से। तो वो क्या होता है ना, उसके हाथ में लग जाती है, तो उसके हाथ में लगने की वजह से पूरे हाथ में इंफेक्शन फैल जाता है राजा के। तो राजा के, मतलब राजा को ऑपरेशन करने के लिए या उसको सही करने के लिए डॉक्टरों को बुलाया जाता है, 3 सर्जन को। सर्जन क्या करते हैं, ऑपरेशन तो सही मतलब कर देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसफुल, पर एक्चुअल में जो महाराज होता है वो बचता नहीं है, वो मर जाता है फिर भी, क्लियर। तो इस तरीके से 100वें नंबर का टाइगर जो होता है वो सभी टाइगर्स का क्या लेता है, रिवेंज लेता है, बदला ले लेता है, किससे, 100 मतलब उससे टाइगर किंग से। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये थी पूरी स्टोरी द टाइगर किंग। चलो अब नेक्स्ट स्टोरी करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, मतलब जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाय तिसानी जोशी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तिसानी जोशी जी से ये स्टोरी शुरू होती है पूरी की पूरी,
ठीक है। और ये इनका एक ट्रैवल लॉग है बेटा, मतलब ये एक ट्रैवलिंग करने गई थी, ठीक, और वहां पे उन्होंने ये सब जो भी फील करा, एक्सपीरियंस करा, उसी चीज को यहाँ पे हमारा वो क्या करा, शेयर किया है। आपको बता देता हूँ, दो ऑथर जो थे, ठीक है, मेक द टूर टू अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका गए थे, जिसमें उनको 100 घंटे लगे थे, जो उन्होंने कार से ट्रैवल करा था करीब, उसमें उन्होंने प्लेन से भी ट्रैवल करा था कुछ, ठीक है, शिप वगैरह से भी ट्रैवल करा था। उसके बाद अंटार्कटिका में इन्होंने बताया कि 90% जो है बेटा आइस का अर्थ वहां पे ही है। फिर उसके बाद जर्नी जो थी काफी लंबी थी और 6 ईयर एगो, ठीक है, कम से कम 6 साल। एंड जियो ग्रीन जो कि उनके मेन लीडिंग, ठीक है, या आप कह सकते हो टीम के जो मेन लीडिंग बंदे होते हैं, मतलब ठीक है, वो थे ये, मतलब पूरी की पूरी टीम को यही चला रहे थे, या पूरा पूरा जो स्टूडेंट का जो ग्रुप लेके गए थे वो जियो, ठीक है, जियो ग्रीन ही लेके गए थे। ओके, और ये कैनेडियन थे और स्टार्टेड द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, और ये स्टूडेंट को आइस प्रोग्राम पे लेकर गए थे। अंडर दिस प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके गए, मतलब लेके गए थे ये, ठीक है, ऑन द ट्रिप अंटार्कटिका एंड ऑफर द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और इसलिए लेके गए थे ताकि उनको ऑफर किया जा सके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड इनकरेज करा जा सके उनको, ठीक है, और मेक देम अवेयर अबाउट द आवर प्लेनेट, और उनको अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके अपने प्लेनेट के बारे में। और द प्रोग्राम हैज बीन सक्सेस, और ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुआ था उनका, बिकॉज स्टूडेंट कैन सी द कोलैप्सी आइस स्लैब एंड रिट्रीटिंग द ग्लेशियर्स विद देयर आइस, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों ने क्या करा था, वहां पे जाकर अपने खुद की आंखों से वो आइस को किस तरीके से रिट्रीट होती है वो देखा, ठीक है, और किस तरीके से कोलैप्स होता है आइस का वो भी देखा था उन्होंने। इसलिए ये जो एजुकेशनल ट्रिप थी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी उनकी, और दे रियलाइज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चों को ये भी फील हो गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना ज्यादा खतरा है हमारे प्लेनेट के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जिस वजह से ये ट्रिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, ठीक है, जियो ग्रीन के लिए बेटा। उसके बाद ऑथर टू गॉट द चांस, और ऑथर को भी एक चांस मिला था बेटा कोल्डेस्ट एटमोस्फेयर में रहने का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर, और सी बिगैन हर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी जो शुरू करी थी बेटा 13.09 डिग्री से स्टार्ट करी थी नॉर्थ से इक्वेटर इन मद्रास, और सी क्रॉस 9 टाइम्स जोन, और 9 टाइम्स जोन से होती हुई गई थी वो, और 6 चेक पॉइंट से, और 3 ओशियंस और मैनी इकोस्फीयर से, मतलब इतनी सारी जगहों से होके गई है तब जाके वो अंटार्कटिका पहुंची थी। ओके, अपनी जर्नी पूरी करने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर 650 मिलियन ईयर्स एगो, उनके अकॉर्डिंग ये था कि 650 मिलियन ईयर एगो अंटार्कटिका जो था बेटा, ठीक है, वो एक जेंट एमग्लेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना। ओके, फिर दिस जर्नी ऑल्सो एनलाइटेंड अबाउट द सिग्निफिकेंस, ये एक सिग्निफिकेंस ये भी दिखाता है कॉल्डियन फोर्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड एंड ओजोन कार्बन के बारे में भी बताया इन्होंने यहाँ पे, कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं यहाँ पे है, पर एक्चुअल में कुछ कमियां भी हो रही हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में, जैसे कि ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब कम होती जा रही है, डिप्लीट हो जा रही है, वो भी उन्होंने बताया था, यहाँ पे देखा था। एंड नो एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन लाइफ एक्सटेंशन नहीं है, मतलब इंसान नहीं रहते यहाँ पे, और ना ही कोई जानवर वगैरह भी रहते हैं, जानवर रहते हैं पर मोस्टली ज्यादा वो नहीं था बायोडाइवर्सिटी। ओके, एज पर द अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ह्यूमन बीइंग हैव बीन अर्थ फॉर 12,000 ईयर, मतलब उनके हिसाब से जो हमारी किसानी जोशी उनके हिसाब से 12,000 मतलब 12,000 ईयर्स एगो इंसानों ने क्या करा, धरती पर आना शुरू करा या रहना शुरू करा। ओके, इन दिस शॉर्ट पीरियड ह्यूमन हैव द चेंज फेस ऑफ इन्वायरमेंट, और इतने ही सालों में ह्यूमंस ने क्या करा, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट का फेस चेंज कर दिया। ऐसा सब जो है किसानी जोशी के अकॉर्डिंग है, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद देखो ह्यूमंस एस्टेबलाइज करता है सिटीज, मेगा सिटीज एंड हैव द इनक्रोच द मदर नेचर, और ये सब करता है वो, मेगा सिटीज बना रहा है, सिटीज बना रहा है, और ये सब क्या कर रहा है, मदर नेचर को खराब करते हुए कर रहा है, ठीक है, पूरे के पूरे हमारा जो नेचर है, इन्वायरमेंट है, उसे खराब कर रहा है वो, एंड तब वो जाके कहीं ये सब बना पा रहा है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग क्या कर रही है, बैटलिंग कर रही है एक दूसरे से, जिस वजह से भी हमारी रिसोर्सेज क्या हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक, और प्लस में हमारे इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एंड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिस वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से हमारी ओजोन या हमारे ग्लेशियर्स को क्या कर रही है, पिघालने में मदद कर रही है, और जिस वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है वो नुकसानदायक है, क्योंकि हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है वो हार्मफुल होती है। एंड द नरेटर बहुत ज्यादा चिंतित है, प्रोफाउंड करते हुए क्वेश्चन कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। इफ द बेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट देखी जाए तो बहुत तेजी से क्या हो रही है, पिघल रही है, एंड गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। एंड किसानी जोशी आगे कहते हैं इस कॉन्फिडेंट विद द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, और हमें अगर इसको बनाए रखना है, इस ब्यूटी ऑफ बैलेंस को, क्योंकि अंटार्कटिका बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है, तो इसको अगर बनाए रखना है तो हमें कुछ प्ले करना पड़ेगा अपने मतलब इन्वायरमेंट के अंदर या हमारे प्लेनेट पर, ताकि हम इसको क्या कर सके, बचा सके इस ब्यूटी को। एंड सी ऑप्टिमिस्टिक हो गई, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी वो इस चीज को लेकर। नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिमिस्टिक क्यों,
क्योंकि वो ये चाह रही थी कि अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, इस वजह से। एंड फुल ऑफ द निवेट एंड टू सेव द अर्थ, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अर्थ को सेव करना है तो हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गोंडवाना वुड हैव द लार्जर बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने बोला गोंडवाना पे इतना फ्लोरा और फौना था, पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर थे, सब कुछ था, पर एक्चुअल में अब कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम हो चुका फ्लोरा और फौना, है ना, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित है। एंड फाइनली वो कहते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन देते हैं कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है हमारी लगातार, जो कि लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है हमारी, और हार्म कर सकती है हमें बहुत ज्यादा हमारी ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बेटा अपने ट्रैवल लोग हमारे साथ क्या करा, एक्सपीरियंस करा अंटार्कटिका का। ओके, तो ये हमारा चैप्टर हुआ जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। ओके, तो बेटा जी अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, द एनिमी, फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा क्या दिखाया गया है, ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है, और एक डॉक्टर होता है इसके अंदर, वो किस तरीके से, ठीक है, अपने मेडिकल इथिक्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है या मान लो अपहोल्ड करता है। क्लियर, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे बेटा एक होता है डॉक्टर सदाव हॉकिस हाउस, जिनका उनका घर है एक कोस्ट के पास, जापान में एक कोस्ट है उनके पास, उन डॉक्टर हॉकिस का क्या है, घर है, ठीक है, जो मतलब इसके मेन लीडिंग कैरेक्टर है इस स्टोरी के, उनका घर। फिर उसके पास जो उनके पापा थे, ठीक है, डॉक्टर सदाव के, वो बहुत ज्यादा पैट्रियोट थे, मतलब अपने देश के लिए बहुत बड़े देशभक्त थे वो, एंड ही इज ओनली कंसर्न, और वो सिर्फ अपने बेटे की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न थे, बहुत ज्यादा ही चिंतित रहते थे, मतलब ये था कि उनका बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिखे, ठीक है, और बड़ा आदमी बने। सदाव, डॉक्टर सदाव वो सेंट टू बी अमेरिका, इसी वजह से ना उनके पापा क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजते हैं सर्जरी के लिए, ठीक है, एक सर्जन बनने के लिए, मतलब ठीक, और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए। ओके, फिर डॉक्टर सदाव वाज नॉट टू सेंड अलोंग विद द टॉप्स, और डॉक्टर सदाव को, जब डॉक्टर सदाव वापस आ जाते हैं तो वो अपनी शादी वगैरह कर लेते हैं उस टाइम तक, ठीक है। तो जो वहां का जनरल होता है जापान का बेटा, ठीक है, तो वो उनको ना किसी भी जो पुलिस वाले होते हैं या मान लो जो सेना होते हैं उनके साथ नहीं भेजता, ठीक है, एज अ डॉक्टर, क्योंकि जो वहां का जनरल था वो बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्ट करता था उनके ऊपर, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए, कि मतलब ये मानता था कि डॉक्टर सदाव ही बस उसे सही कर सकते हैं। क्लियर, और उससे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है, इस वजह से। क्योंकि बेटा देखो ये पता कौन से समय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था ना आपका, उस समय की कहानी है ये, ठीक है, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका और जापान में क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो उस टाइम पे जनरल जो था वहां का जापान का, ठीक है, वो डॉक्टर सदाव पे बहुत विश्वास करते थे, और जो बाकी के ट्रॉप्स वगैरह थे उनके साथ उनको डॉक्टर को नहीं भेजा करते थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ बेटा, डॉक्टर सदाव ने क्या देखा, एक इंजर्ड सोल्जर को देखा, ठीक है, एंड स्टेजरिंग एंड क्रॉलिंग, जो क्या कर रहा था उनकी कोस्ट के पास, ठीक है, थोड़ा सा घिस रहा था अपने घुटनों के बल और अपने पैरों से क्या कर रहा था, चल मतलब अपने घुटने के बल और अपने हाथों से घिस घिस के आगे की तरफ आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बॉन्डेड है, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, डिसाइड करा उसकी मदद करने के लिए। लेकिन अब उन्होंने क्या करा, मदद करने की जब बात करी तो उन्होंने उस वाइट सोल्जर को, वो वाइट सोल्जर जो था बेटा वो अमेरिकन सोल्जर था, और उस सोल्जर को वो अपने घर में लेकर आए, ठीक है, और उसका क्या करा, उन्होंने इलाज करा, ट्रीटमेंट करा, और जो भी उसकी चोटें वगैरह थी उसको सही करते हैं वो, ठीक है, और वो फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है, दे डिसाइड टू लीव हिज हाउस, और फिर वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि इसको सही करेंगे। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, जो उनके नौकर होते हैं ना बेटा, जो उनके सर्वेंट होते हैं, मतलब डॉक्टर हॉकिस के, ठीक, वो सारे सर्वेंट ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं अब हमें इस घर में नहीं रहना, क्योंकि हमारे जो मालिक है वो एक इनेमी को क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और उसको अपने घर में रख रखा है। क्योंकि बेटा देखो वाइट मैन जो थे वो अमेरिका से तो इनका युद्ध चल ही रहा था, तो जो अमेरिका मैन होगा, कोई भी आदमी होगा, तो वो तो दुश्मन था इनका जापान वालों का, इस वजह से ऐसा करते हैं उनके नौकर, और वो छोड़ के चले जाते हैं ऐसे घर उनका। एंड डॉक्टर सदाव और उसके वाइफ जो है डॉक्टर सदाव की, वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं और सोल्जर को क्या करता है, सही करता है, स्पाइट ऑफ अपोजिशन, या आप मान सकते हो जो सर्वेंट थे उनका विरोध करे तो उसके बाद भी वो उनका क्या करते हैं, इलाज करते हैं, डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ। एंड डॉक्टर सदाव वाइफ जो थी वो हाना थी, ठीक है, जो कि उन्हें अमेरिका में मिली थी जब वो वहां पे स्टडी करने गई थी, और अमेरिका में ही, ठीक है, डॉक्टर सदाव भी स्टडी कर रहे थे उस समय पे। एंड अबाउट द पर्सन ऑफ एन एनिमी इन द हर हाउस, ठीक है, एनिमी के बावजूद भी वो उनकी मदद करती है। फिर डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, आखिर में आके देखो ये क्या करते हैं, इस एनिमी को, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से अपने घर से, ठीक है, सही हुई करके उसको भगा देते हैं उसके देश, ठीक, उसको बचा लेते हैं, मतलब एक तरीके से सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चल के फिर डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, जो जनरल है, ठीक है, जनरल को इन्फॉर्म कर देते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि जनरल से उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो किसी भी, ठीक है, ऐसे मतलब किसी भी अपने एनिमी को इलाज नहीं करेंगे, ठीक, पर उन्होंने क्या करा, अपने इस प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हैं वो, और उसकी जान बचा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने मेडिकल जो उनकी इथिक्स होते हैं उनको अपहोल्ड करते हैं, वो बचाते हैं, इस वजह से। फिर डॉक्टर सदाव टेंशन हो जाता है अबाउट द एसिनेशंस ऑफ हिज पेशेंट एंड हैज या हैड रेस्टलेस नाइट के लिए, एंड एसिनेशन डिड नॉट टर्न अप, सो ही डिसाइड टू हेल्प, एंड द अमेरिकन सोल्जर एस्केप्ड बाय द प्रोवाइडिंग हिम विद द बोर्ड, क्योंकि वो उसको एक बोर्ड देते हैं, फिर प्लस में फूड देते हैं, नेसेसरी आर्टिकल्स देकर उसको क्या कर देता है, भगा देते हैं। इसलिए तो वो एसिनेशन करते हैं कि मैंने जनरल ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, मैंने आपका प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, इस तरीके से। क्लियर,
तो ही प्रोमिस टू प्रोवाइड एंड हिम मोर फूड इन द केस ही वाज नॉट अवेल टू गो बैक बियॉन्ड द आइलैंड। और वो साथ में उस एनिमी से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपका खाना मान लो खत्म हो जाता है बीच में, ठीक है, घर पहुंचने से पहले, तो आप क्या कर सकते हो, हमें सिग्नल देके खाना भी हमसे मंगवा सकते हो, मैं आपको खाना देने आ जाऊंगा, ऐसा। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, डॉक्टर सदाव को, ठीक है, जनरल के घर जाना होता है, ठीक है, मतलब जनरल के घर जाना होता है उनका इलाज करने। तो वो जाते हैं, जनरल का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जनरल बच जाते हैं। जब जनरल सही होते हैं तो फिर वो ये सारी चीजें उनको एक बार बताते हैं सही से कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो जो एनिमी था वो यहाँ से क्या हो चुका है, स्कैप कर चुका है, भाग चुका है। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये पूरी की पूरी एनिमी चैप्टर की कहती है एक छोटी सी समरी है, मान लो आप तरीके से नवंबर पहुंचते। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हुआ। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल के द्वारा जो लिखा गया, आपको बता देता हूँ इसके अंदर भी दो मेन कैरेक्टर है, मिस्टर लैम और डेरी, ठीक है। एक बच्चा छोटा सा, मिस्टर लैम एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है, जिनका अपना खुद का क्या है बेटा, गार्डन है। तो चलो, मिस्टर लैम इज सिटिंग ऑल अलोन इन हिज गार्डन, वो हमेशा अपने गार्डन में बैठे रहते थे अकेले अकेले, उनका कोई साथी नहीं था और ना ही कोई फैमिली थी। तो अचानक से क्या होता है, एक दिन डेरी आ जाता है उनके गार्डन में, थिंकिंग नो वन वाज इनसाइड हाउस, मतलब वो ये सोचता है डेरी कि इनके मतलब गार्डन के अंदर कोई नहीं और घर में भी कोई नहीं है। तो वो क्या होता है, गार्डन के अंदर आ जाता है डेरी, जो वो बच्चा होता है। एंड ऑल थ्रू द गेट ऑफ द गार्डन वाज ओपन, और जो गेट होता है ना गार्डन का वो ऑलवेज ओपन रहता है, ठीक है, वो कभी भी बंद नहीं करते थे मिस्टर लैम। डेरी एंटर द जंपिंग ओवर द बोर्ड, गेट खुला होता है, ठीक है, गार्डन का, उसके बावजूद भी जो डेरी होता है वो दीवार को फांदकर, मतलब दीवार कूदकर अंदर आता है गार्डन के, ठीक है। तो डेरी स्कैर्ड टू सी मिस्टर लैब, तो जब वो देखता है मिस्टर लैब क्या होता है, गार्डन में बैठे होते हैं, तो डेरी थोड़ा सा डर सा जाता है क्योंकि वो बोल से कूद के आता है, इस वजह से। फिर मिस्टर लैब उसे कहता है कि हिज गेट पर ऑलवेज ओपन, कि अरे बेटा मेरा तो गेट हमेशा ओपन रहता है, कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो दीवार से क्यों कूद के आ रहे हो फिर आप। तो मिस्टर लैब असोर, फिर मिस्टर लैब उसको विश्वास दिलाते हैं बेटा कि ही कुड स्टे देयर, कि आप यहाँ पे रुको, मतलब वो बोलते हैं डेरी से, डेरी आप यहाँ पे रुको, इफ ही वांटेड टू सीट देयर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैठना चाहते हो तो बैठ भी सकते हो। एंड डेरी टोल्ड हिम, डेरी बोलता है उनको, ठीक है, दैट द पीपल वर अफेयर्ड ऑफ द हिज बर्न फेस, वो फिर कहता है डेरी, नहीं नहीं मेरे तो जले हुए फेस से, मतलब उसका ना जो डेरी होता है उसका एक साइड से ना फेस जला होता है बेटा, तो वो कहता है कि नहीं मेरे तो जले हुए फेस से क्या होता है, लोग बाग डरते हैं, ठीक है। तो भाई वो कहता है कि मुझे ये हेट भी करते हैं, इसी वजह से लोग बाग मुझे पसंद नहीं करते। तो मिस्टर लैब ना उसको कन्विंस करते हैं, उसको बोलता है बोथ ऑफ देम, वो कहता है कि मैं और तुम बेटा हम दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर है, बोथ ऑफ देम सेम फेस एंड डिसेबिलिटी, देखो दोनों ही डिसेबिलिटी को, मतलब डिसेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। जैसे कि लाइक वो कहते हैं कि आपका फेस जला हुआ तो मेरा पैर जो है वो 3 लाएगा, देख लो, तो दोनों ही डिसेबल है, या आप कह सकते हो डिसेबिलिटी है दोनों के पास, ठीक, तो दोनों ही क्या हुए, हम सेम हुए, इस तरीके से वो उसको क्या करता है, कन्विंस करते हैं। तो ये कन्विंस वाला पॉइंट जरूर याद रखना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे कन्विंस किया उसको, ठीक है। उन्होंने ये बोलकर कन्विंस करते हैं वो कि आप भी जले हुए हो, आपके पास भी डिसेबिलिटी है, पर मेरे पास भी तो पैर की डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर लैब उसको साथ में ये भी बोलता है कि ही शुड नॉट बोदर, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दूसरे उसको कुछ भी कहते रहे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और मिस्टर लैब ये कहते हैं मुझे तो देखो लोग इतने मजाक बनाते हैं, मैं तब भी कोई उस पर असर नहीं पड़ता, तो तुम पे क्यों। तो फिर डेरी क्या करता है, इंप्रेस हो जाता है उनके इन पॉजिटिव थॉट्स से बेटा बहुत ज्यादा। ग्रेजुअली डेरी वाज एबल टू रियलाइज कि ही टू वाज बेटर देन पीपल, तो डेरी को जल्दी क्या हो जाता है, ये रियलाइज हो जाता है कि वो भी दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा क्या है, बढ़िया है। फिर वो क्या करता है, ही डिसाइड टू गो होम, वो कहता है कि मैं घर पे जा रहा हूँ, मम्मी को बता दें कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बताकर नहीं आया था मम्मी को कि मैं आपके गार्डन में आ रहा हूँ। फिर मिस्टर लैब कहता है हाँ हाँ ठीक है जाओ। फिर वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं अभी आके आपकी मदद करता हूँ जो क्राब एप्पल्स हैं उनको करने में, मतलब जंगली सेब जो थे उनके गार्डन में उनको तोड़ने में। तो डेरी क्या होता है, फैसिलिटेट होता है बहुत ज्यादा मिस्टर लैब, मतलब जो मिस्टर लैब होते हैं उनकी बातों से, तो इस वजह से और मोटिवेट भी होता है। तो वो वापस आता है, जब डेरी कम वापस आता है बेटा तो वो मिस्टर लैब को नीचे गिरा पड़ा, मतलब नीचे गिरा हुआ देखता है जमीन पे, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया एकदम से मिस्टर लैब के साथ, ठीक है, क्योंकि ना वो अपनी सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और डेरी क्राइड, डेरी बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है। एंड टर्न इमोशनल बट गेन द कॉन्फिडेंस, लेकिन उसको ना देखो वो रोने तो लग जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, इमोशनल भी हो जाता है, पर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जीने का। ओके, जैसे कि वो पहले डरता था ना समाज में रहने से, ठीक है, अब वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं जी सकता हूँ, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा बेटर हूँ, इस तरीके से। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है मिस्टर लैब उसके मन में। ओके, तो इस तरीके से बेटा फेस ऑफ इट जो था आपका ये चैप्टर था कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट चैप्टर और आखिरी चैप्टर आपका विस्टास का, दोनों बुकें कंप्लीट हो जाएंगे आपकी, पोएम के साथ कंप्लीट करिए, ठीक है। चलो लास्ट चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि जिट कलासा और बामा जी के द्वारा लिखी गई है, दोनों राइटर्स हैं ये। तो सबसे पहले जो जिट कलासा जी की कहानी है वो देखता है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, कि मेरे लंबे लंबे बालों को मत काटो। ओके, तो इसमें देखो क्या था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिट कलासा जी से ये स्टोरी शुरू होती है जब वो कहा गए थे, नए स्कूल में गए थे, ठीक है, लैंड ऑफ एप्पल्स में, मतलब लैंड ऑफ एप्पल्स,
एक जगह है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये जगह है एक तरीके की, और मतलब जगह है ये, ठीक है, यूएसए के अंदर न्यू स्कूल था यहाँ पे, तो वहां पर वो गई थी अपने नए स्कूल में। तो एक लार्ज बेल बजती है, ठीक है, और ये लार्ज बेल बच्चों को ये इन्फॉर्म करने के लिए बजती है कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, कि खाना खाने आ जाओ। फिर जिट क्लासा क्या करती है, वहां पे थोड़ा सा फेल्ट करती है, ह्यूमिलेटेड हर ड्रेस डे, क्योंकि उनकी जो ड्रेस होती है ना थोड़ी बहुत टाइट टाइट होती है, जो कि उनको बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कराती। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के रखते हैं, लेकिन वो ब्लैंकेट भी उनके ऊपर से हटा दिया जाता है। फिर एक छोटी सी बैल दोबारा बजती है बेटा, ठीक है, और वो बैल क्या इंडिकेट करती है बच्चों को कि अपने टेबल के नीचे से, ठीक है, अपनी चेयर्स को क्या कर लो, बाहर खींच लो। फिर अनदर बैल बजती है, तो जो दूसरी बैल बजती है वो बैल बजती है कि बच्चों अब अपनी सीटों पर बैठ जाओ। फिर नरेटर न्यू टू सिस्टम एंड सेट डाउन, तो वो नए सिस्टम के हिसाब से बैठ जाती है पहली बैल पे, क्योंकि देखो दूसरी बैल होती है बैठने के लिए, और जो नरेटर होती है मतलब जो जिट क्लास जी होती है वो पहली बैल पे ही बैठ जाती है, क्योंकि उनको नहीं पता था नए सिस्टम के बारे में, इसलिए, ठीक है। तो तभी क्या होता है, एंड गेटिंग द नोटिस बाय हायर अथॉरिटी, और उसी टाइम उनको एक हायर अथॉरिटी के द्वारा क्या कर लिया आता है, नोटिस कर लिया आता है। मतलब एक पेल फेस की वुमेन होती है, मतलब पीले चेहरे वाली, वो उसको नोटिस कर लेती है कि ये बैठ कैसे गई पहली बैल पे, इस तरीके से। एंड लेट इवनिंग, फिर अगले मतलब शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पे उनकी एक फ्रेंड होती है जुडविन, तो जुडविन कहती है कि यार मैंने सुना था कि तेरे बड़े बड़े जो बाल है जिट क्लासा, तेरे बाल काटने की बात की जा रही थी, ठीक है, वो पीले चेहरे वाली औरत जो है वो बात कर रही थी, ठीक, तो तेरे बाल काटे जाएंगे। तो जो आपकी जिट क्लास है वो कहती है नहीं नहीं, मैं अपने बालों को सबमिट नहीं करूंगी, सबमिट करने से पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी मम्मी ऐसे कहती थी कि बेटा बाल जो कटवाते हैं वो डरपोक होते हैं, क्लियर, एंड क्रैक अप स्टेयर, तो वो जल्दी से क्या करती है, चुपचाप ऊपर की तरफ भाग जाती है सीढ़ी पे, जब उनको कोई नहीं देखता। तो हीड एंड हरसेल्फ इन द बेड लार्ज रूम, और एक बड़े से रूम में कुछ बेड पड़े होते हैं, और उन बेडों के नीचे आके छिप जाती है वो। एंड हियर द पीपल, फिर उनको ना अचानक से आवाज आती है कि उनका नाम ले लेके चिल्लाया जा रहा है और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और फिर अचानक से उनको फील होता है कि मेरे पास कोई आ रहा है, ठीक है, और फिर उनको जब उनके रूम में कोई आता है तो उनको ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि एक कोई उन सब में से मतलब उन औरतों और बच्चों में से जो रूम में आते हैं वो पर्दा हटा देते हैं, तो उससे लाइट आ जाती है पूरे रूम में। लाइट आने पर क्या होता है कि वो बेड के नीचे झांक के देखते हैं, तो बेड के नीचे कौन मिलता है उनको, जिट क्लासा, तो उसकी टांग पकड़ के उसको बाहर खींचा जाता है, लेकिन जिट क्लासा किक वगैरह करती है और काफी ज्यादा स्ट्रेचलिंग करती है, पर फिर भी उनको बाहर खींच लिया जाता है, और उनको, ठीक है, जबरदस्ती नीचे ले जाया जाता है, ठीक है, सीढ़ियों से उतार के, और उनको ना एक कुर्सी पे ले जाकर बांध दिया जाता है फिर बेटा, ठीक है, टाइट करके, ठीक, और उनके बाल काटे जाते हैं। तो जब वो बाल काटे जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अपनी गर्दन हिलाती है और चिल्लाती है, तो उनकी गर्दन पे ना ब्लेड रख दिया जाता है, ठंडे ठंडे मतलब एक ब्लेड रख दिया जाता है, ठीक है, और जिस वजह से उनको डराया जाता है और उनके बाल को काट दिया जाता है, ठीक है, और काफी ज्यादा उनके बाल को काट दिया जाता है, और इस तरीके से मान लो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि देखो वो बाल बिल्कुल भी अपने सरेंडर नहीं करना चाहती थी इस वजह से। फिर अल्टीमेटली सी वो ड्रग से निकाल लिया जाता है और उनके बालों को काट दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है, और एक एनिमल की तरह उनके पूरे बाल काट दिए जाते हैं, ओके, और उनको एक डरपोक बच्चे की तरह उनके बालों को काटा जाता है, ओके। चलो सेकंड जो हमारी इसमें बेटा स्टोरी है वो है बी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी तो क्या है, एक इंसान है, बामा के द्वारा लिखी गई है, तमिल, ठीक है, एक तमिल वुमेन है ये, जो रोमन कैथोलिक चर्च या रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये थर्ड क्लास में थी जब ये कहानी ये लिख रही है, ये एक्सपीरियंस कर रही है, तो ये थर्ड क्लास में थी बामा, अब बहुत ज्यादा इनोसेंट बच्ची थी ये, और इनको ये भी नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी क्या होती है। उसके बाद ये ना क्या करती थी, एंजॉय करती हुई जाती थी, जब स्कूल से आती थी तो इनका स्कूल से घर का समय सिर्फ 10 मिनट का था, पर ये करीब करीब आधा घंटा लगा देती थी सिर्फ स्कूल से घर जाने में। क्यों? क्योंकि रास्ते में जो भी चीजें पढ़ती थी बेटा वो इनको बहुत मजा देती थी, फन देती थी, इसलिए उनको सबको देखती हुई जाती थी, है ना। उसके बाद टू कहना आर मतलब कम से कम आधा घंटा लेती थी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है एक आर, ठीक है, करीब आधा घंटा लेती थी। एंड वॉचिंग द इवेंट ऑन द हर होम वे, जो भी उनके घर के रास्ते पे हो रहा होता था, ठीक है, वो सब देखा करती थी वो। एंड वॉच्ड ऑल फन एंड गेम्स, सारे गेम्स, फन्स, नोबिलिटीज एंड ऑडिटरीज, स्ट्रीट एंड शॉप, मार्केट प्लेस, सब देखा हुआ, मतलब सब देखती हुई जाती थी वो। उसके बाद ठीक है, एंड पपेट शो भी देखती थी वो, स्नैक चैम्बर्स भी देखती थी, चॉपिंग अप ऑनियंस भी देखती थी, मतलब प्याज को काटते हुए, फ्लोरिंग ऑफ कॉफी, कॉफी को डालते हुए देखती थी, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग, जितनी भी अच्छी लगती थी उनको वो सब चीजें देखती थी। और एक दिन उन्होंने पता क्या देखा, थ्रैशिंग फ्लोर देखा बेटा, जहां पर जानवरों के गले में मतलब रस्सा बांध के उनको क्या करा जाता है, गोल गोल घुमाया जाता, ठीक है, ग्रेन्स को साफ किया जाता है, स्टॉप से अलग किया जाता। और वहां पे ना एक बड़ा सा आदमी बैठा था, मेरा लैंडलॉर्ड, ठीक है, जमींदार जिसे कहते हैं हम, वो बैठा था, वो ये सब चीजें देख रहा था। फिर उन्होंने देखा एकदम से कि एक एल्डरी पर्सन है बेटा, एक विलेजर, मतलब कोई भी पुराना मतलब बूढ़ा आदमी है, कि वो ना एक पैकेट लेकर आ रहा था, और वो भी स्ट्रिंग से पकड़ गया, ठीक है, मतलब कुछ कुछ चिमटे टाइप की चीज से पकड़कर एक थैला लेकर आ रहा था, एक पैकेट लेकर आ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर कुछ खाने की चीज थी, जिसका नाम है बदाइस, जो कि एक स्नैक होता है, ठीक है, एक फ्राइड स्नैक वो था। एंड सरप्राइज एंड अम्यूज्ड एट द मैनर एंड ही कैरिड द पैकेट, और बहुत ज्यादा मतलब मजाकिया लग रहा था वो पैकेट, जिस तरीके से उसने पकड़ रखा था, तो इनको हंसी आ रही थी।
एंड रिपोर्ट अबाउट द फनी इंसिडेंट, और ये सारा फनी इंसिडेंट वो अपने भाई को जाके बताती है, ठीक है, जो उनका बड़ा भाई होता है अन्ना, ठीक है, मतलब ये तमिल में अन्ना बोलते हैं भाइयों को, तो वही चीज भाई को बताती है। फिर ये उनका जो भाई है वो बताता है कि बेटा ये एक अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, मतलब छुआछूत है एक तरीके से, मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, तो वो ये मानते हैं कि छोटी कास्ट वाले अगर उनको छू लेंगे उनके सामान को, तो वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा था, तो ये अनटचेबिलिटी है बाबू, इस तरीके से वो उसके भाई उनको समझाते हैं। एंड ही एक्सप्लेन टू हर, वो उनको ये भी बोलते हैं कि अबाउट ह्यूमिलेशंस एंड स्टिग्मा, बेटा एक स्टिग्मा है, ह्यूमिलेशंस है, एंड अटैच टू अनटचेबिलिटी, जो किससे रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से। एडवाइस करता है फिर उनको हाउ टू वर्क हार्ड इन द हर स्टडी एंड टू बी रिस्पेक्टेड, कि तू बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर, और अगर रिस्पेक्ट चाहिए तुझे तो वो क्या करती है बच्ची, बामा बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है अपनी इस बात को, और लेसन करती है अच्छे से, और बहुत ज्यादा पढ़ाई करती है, और फर्स्ट आती है अपनी क्लास के अंदर। तो इस तरीके से बामा के ऊपर ये एक एक्सपीरियंस का असर पड़ा था। ओके, तो चलो बेटा जी, आपका एक कंप्लीट हुआ पूरा सिलेबस, ठीक है, एक रैपिड, ठीक है, एक मतलब रैपिड क्लास के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। आप इसे लास्ट 1 मिनट रिवीजन भी कह सकते हो। ओके, तो इसको करके जाना जरूर, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, और जल्दी अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, ठीक है। तब तक के लिए आपको बाय, मिलते हैं पेपर